हमारे सामने इंद्र क्लासेस का एक पोस्टर है। CTET EVS ऑल टॉपिक्स महामैराथन। देख के लगता है कि सारी तैयारी एक ही बार में हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप सीटेट में EVS को लेके परेशान हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी NCERT की किताबें कैसे पढ़ें, तो आपकी तलाश आज खत्म होती है। आज की ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है, बल्कि EVS की मास्टर क्लास है। हमने कक्षा 3, 4 और 5 की पूरी NCERT और पेडागॉजी को 8 आसान भागों में बांट दिया है। चाहे हाथी, स्लॉथ और बाघ से जुड़े फैक्ट्स हों, या मधुबनी पेंटिंग और पोचमपल्ली, या फिर NCF 2005, इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और नोट्स बना लिए, तो EVS में आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम EVS का सूपड़ा साफ करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्मार्ट स्टडी जोन को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी रुके नहीं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले थीम परिवार और मित्र से शुरू करते हैं। ये EVS का मतलब एक तरह से आधार है। परिवार को बच्चे का पहला स्कूल क्यों कहा जाता है, और इससे जुड़े मुख्य बिंदु क्या हैं? बिल्कुल। देखिए, इससे जुड़े 3 मुख्य बिंदु हैं जो याद रखने हैं। पहला तो है परिभाषा। परिवार समाज की, आप कह सकते हैं, मूल इकाई है और बच्चे का पहला स्कूल होता है। पहला स्कूल, हाँ जी। फिर आते हैं प्रकार। 2 तरह के परिवार होते हैं। एक है एकल परिवार, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और दूसरा है संयुक्त परिवार, जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। अच्छा। और तीसरा बिंदु है आनुवांशिकता से जुड़ा। एक बहुत जरूरी फैक्ट ये है कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम जानवरों से जुड़े NCERT के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। शुरुआत दुनिया के सबसे आलसी जीव स्लॉथ से करते हैं। हाँ, स्लॉथ से जुड़े ये 5 बिंदु परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, यह भालू जैसा दिखता है पर असल में भालू नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है? जी, बहुत। दूसरा, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोता है। 17 घंटे? हाँ। और तीसरा, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, कहीं और नहीं जाता। ओके। इसका जीवन काल करीब 40 साल का होता है और ये पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ये चौथा पॉइंट है। बस 8 पेड़ पूरी जिंदगी में? बस 8। और आखिरी बात, ये सप्ताह में सिर्फ 1 बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। कमाल है। अब बात करते हैं हाथियों की। हाँ। हाथियों के झुंड और उनकी आदतों से जुड़े क्या तथ्य हमें जानने चाहिए? हाथी के बारे में भी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसका आहार। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, मतलब 1 क्विंटल से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। 100 किलो? जी। और आराम, मतलब नींद, वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। स्लॉथ से बिल्कुल उल्टा? बिल्कुल। उसकी आदतें भी खास है। उसे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और उसके कान पंखे की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब उनके झुंड के बारे में बताइए। हाँ, झुंड के बारे में 4 बातें हैं। पहली, झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी नहीं होते। नर नहीं होते? नहीं। झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है। सबसे अनुभवी मतलब? बिल्कुल। एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं और नर हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, और ये भी सुना है कि हाथी के बच्चे का वजन बहुत ज्यादा होता है? हाँ, ये एक जरूरी फैक्ट है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। 200 किलोग्राम? अब आते हैं बाघ पर। उसकी जो अनोखी क्षमताएं हैं उनके बारे में बताएं। बाघ की क्षमताओं से जुड़े 5 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, उसकी दृष्टि। बाघ अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना? जी। दूसरा, उसकी मूंछें। ये बहुत संवेदनशील होती हैं। हवा में हुए कंपन को भांपकर शिकार का पता लगा लेती हैं। मतलब ये एक तरह का रेडार सिस्टम है, आप कह सकते हैं। तीसरा, उसका इलाका। वो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है ताकि दूसरे बाघों को पता चल जाए। ओके। चौथा, उसकी दहाड़। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। 3 किलोमीटर? हाँ। और 5वां, उसके कान।
वो आवाज इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में घुमा सकता है। बहुत खूब। अब कुछ और जानवरों जैसे लंगूर, मगरमच्छ और डॉल्फिन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हाँ, इनसे जुड़े मुख्य तथ्य हैं, जैसे लंगूर, वो जंगल में कोई मुसीबत, मान लीजिए शेर आ गया, तो एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को अलर्ट करता है। एक तरह का अलार्म सिस्टम। बिल्कुल। मगरमच्छ और छिपकली के कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखते नहीं हैं, और छिपकलियां सर्दियों में लंबी नींद में चली जाती हैं। जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जी, सुप्तावस्था। और डॉल्फिन ये भी अलग-अलग तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे से बात करती हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है, जिसे सूसू भी कहते हैं। चलिए अब हम पक्षियों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले उनकी नजर और घोंसलों के बारे में जानते हैं। पक्षियों की नजर इतनी तेज क्यों होती है? देखिए, पक्षियों की दृष्टि से जुड़े कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। हाँ। इससे फायदा ये है कि वे एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। वाइड एंगल व्यू मतलब? बिल्कुल। लेकिन उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो पूरी गर्दन घुमाकर देखते हैं। अच्छा, इसीलिए वो अपनी गर्दन इतनी हिलाते हैं। जी। और चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो शिकारी हैं, वो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। 4 गुना? इसका मतलब जो चीज हमें 2 मीटर से दिखती है, वो उन्हें 8 मीटर से दिख जाती है। बिल्कुल सही, यही हिसाब है। और अलग-अलग पक्षी अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है एग्जाम्स का। हाँ, घोंसलों से जुड़े तथ्य सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन, वो पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। ओके, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। सबसे ऊपर। हाँ, और कोयल बहुत चालाक है, वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। अच्छा, और फाख्ता? फाख्ता यानी डव, वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया और कबूतर तो हमें पता ही है, घरों या खंडहरों में। हाँ, ये तो दिखते रहते हैं। एक होती है दर्जीन चिड़िया, टेलर बर्ड, वो पत्तों को सिलकर एक थैली जैसा घोंसला बनाती है। बहुत सुंदर होता है। सिलकर? वाह। जी। शक्करखोरा या सनबर्ड, वो डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और सबसे मजेदार है वीवर पक्षी। इसमें नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाते हैं और मादा आकर सबसे अच्छा घोंसला चुनती है और उसी में अंडे देती है। क्या बात है, ये तो स्वयंवर जैसा हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही। अच्छा, उल्लू और मैना अपनी गर्दन के लिए क्यों जाने जाते हैं? उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को काफी हद तक, लगभग 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है और उसकी आंखें इंसानों की तरह सामने होती है। और मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। दोनों में यही मुख्य अंतर है। अब बात करते हैं छोटे जीवों यानी कीड़े मकोड़ों की। रेशम के कीड़े, मच्छर और चींटियों की क्या खासियतें? इनके बारे में भी कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। गंध से? कई किलोमीटर से? जी। मच्छर हमें हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढते हैं और वो पानी में अंडे देते हैं। अच्छा, इसीलिए रुके हुए पानी से बचना चाहिए। और चींटियां, वो हमेशा लाइन में क्यों चलती है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। चींटियां जब चलती हैं तो जमीन पर फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती जाती हैं। बाकी चींटियां उसी को सूंघकर रास्ता फॉलो करती हैं। गूगल मैप्स की तरह? बिल्कुल। और उनमें काम भी बटा होता है। रानी चींटी सिर्फ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन लाती है। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। और मधुमक्खी पालन, जिसे बी कीपिंग कहते हैं, उससे जुड़े क्या सवाल आते हैं? मधुमक्खी से जुड़े 4 सबसे जरूरी तथ्य हैं। पहला, स्थान। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वो लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है और मधुमक्खी पालन के लिए भी। ओके। दूसरा, समय। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि ये उनके अंडे देने का समय है। अच्छा, ये समय जरूरी है। बहुत। तीसरा है संचार। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो छत्ते में वापस आकर एक खास तरह का नाच करती है। उस डांस से वो दूसरी मक्खियों को बताती है कि रस कहाँ है। क्या बात है, डांस से कम्युनिकेशन। जी। और चौथा, उनकी संरचना। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और नर मक्खी यानी ड्रोन, उनका कोई खास काम नहीं होता। अब सांपों पर आते हैं। इनको लेकर कई धारणाएं हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से क्या सच है? भारत में कौन से सांप जहरीले हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सिर्फ 4?
हाँ, मुख्य रूप से 4। नाग, जिसे कोबरा कहते हैं, करैत, दुबोया यानी रसल्स वाइपर और अफाय सॉ स्केल्ड वाइपर। ओके, बस ये 4 नाम याद रखने हैं। जी, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिनसे वो जहर छोड़ता है। और सांप के काटने की जो दवा है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनती है। अच्छा, जहर ही जहर को काटता है। बिल्कुल। एक और मिथक है सुनने को लेकर, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन मतलब वाइब्रेशन को महसूस करता है। बीन की धुन पर नहीं नाचता मतलब? नहीं, और सपेरों की जाति को कालबेलिया कहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। एक और चीज है नाग गुम्फन, ये एक तरह की रंगोली या डिजाइन है जो गुजरात और दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है। अब कुछ खास पौधों की बात करते हैं, जैसे रेगिस्तानी ओक और घटपर्णी। ये नाम बहुत आते हैं परीक्षा में। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी चली जाती हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके तने में पानी जमा होता है। तने में पानी? जी, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जरूरत पड़ने पर पाइप डालकर उस पानी को पीते हैं। ये तो कमाल है। और घटपर्णी पौधा, जिसे नेपेंथिस या पिचर प्लांट भी कहते हैं। हाँ, ये एक शिकारी पौधा है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। शिकारी पौधा मतलब ये शिकार करता है? बिल्कुल, ये एक खास खुशबू निकालकर कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और यहाँ तक कि चूहों को भी अपनी तरफ खींचता है और फिर उन्हें फंसाकर खा जाता है। खेजड़ी के पेड़ और वेल्क्रो के आविष्कार की कहानी क्या है? खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी फलियों की सब्जी बनती है। मतलब ये पेड़ बहुत उपयोगी है। बहुत ज्यादा। और वेल्क्रो का आविष्कार 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। उन्हें ये आइडिया तब आया जब उन्होंने कुछ बीजों को अपने कपड़ों और अपने कुत्ते के बालों पर चिपका हुआ देखा। उन बीजों में छोटे छोटे हुक थे। प्रकृति से प्रेरणा लेकर इतना बड़ा आविष्कार। सही बात है। चलिए आखिर में ये जानते हैं कि हम जो सब्जियां खाते हैं वो दुनिया के किस कोने से आई हैं। ये मैचिंग वाले प्रश्नों में बहुत आता है। हाँ, इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका से हमारे पास आए टमाटर, आलू और हरी मिर्च। टमाटर, आलू, हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से। जी। यूरोप से आए गोभी और मटर। गोभी, मटर यूरोप से। अफ्रीका से आई भिंडी और कॉफी बीन्स। और भारत के अपने कौन कौन से हैं? भारत के अपने हैं बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, पालक, मेथी, ये सब यहीं के हैं। तो ये थी हमारी आज की ईवीएस मास्टर क्लास, जिसमें हमने परिवार से लेकर पौधों और सब्जियों तक के सभी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी तथ्यों को कवर किया। हमने देखा कि कैसे हर जीव और पौधे ने अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाला है। बिल्कुल। और जॉर्ज मेस्ट्रल की वेल्क्रो की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का अगर ध्यान से अवलोकन किया जाए तो कितने बड़े आविष्कार हो सकते हैं। आज के लिए हमारा विचारणीय प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। जरूर। आज की इस चर्चा के बाद अपने आसपास की प्रकृति में ऐसा क्या है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत या समाधान छिपा हो सकता है। कभी सोचा है कि एक ही डिश, मान लीजिए मछली, कश्मीर में और गोवा में इतनी अलग क्यों लगती है? मसालों का फर्क तो होता ही है। हाँ, पर इसका राज सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि उस तेल में है जिसमें उसे पकाया जाता है। एक जगह सरसों का तेल, दूसरी जगह नारियल का। ये छोटा सा फर्क हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। हमारी प्लेट पर रखा खाना हमारे बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भारत के अलग अलग कोनों के स्वाद की यात्रा पर ले जाएंगे, पेट के अंदर पाचन के विज्ञान को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे हमारा खाना ही हमें बीमारियों से बचाता है और बीमार भी कर सकता है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि हमारी थाली भूगोल, विज्ञान और संस्कृति का एक नक्शा कैसे है। बिल्कुल। और ये सोचना कितना मजेदार है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो हमारी पहचान से जुड़ा है। ये सारे दस्तावेज यही दिखाते हैं कि कैसे किसी जगह की मिट्टी, वहाँ का मौसम और लोगों की परंपराएं, ये सब मिलकर एक ऐसा अनोखा स्वाद बनाती हैं जिसे हम घर का खाना या क्षेत्रीय भोजन कहते हैं। ये दरअसल हमारी जड़ों की कहानी है।
तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जो शायद किसी ने सोची भी न हो। पढ़ते हुए जो बात सबसे हैरान करने वाली लगी वो थी हांगकांग की एक डिश लिंग हु फिन। अच्छा। ये असल में सांप के मांस का सूप है जिसे वहाँ लोग बड़े शौक से खाते हैं। ओह, ये तो खाने की विविधता का एक चरम उदाहरण है। मतलब ये दिखाता है कि स्वादिष्ट और अजीब के बीच की रेखा कितनी धुंधली है। सही बात है। जो एक संस्कृति के लिए सामान्य भोजन है वो दूसरी के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। बिल्कुल। अब इसी लेंस से भारत को देखते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली और गोवा के किनारों पर नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। एक ही देश, एक ही व्यंजन, पर तेल बदलते ही पूरी पहचान बदल गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कलिनरी चॉइस नहीं है। ये तो मजबूरी और समझदारी का संगम है। ये सीधे तौर पर वहाँ की खेती से जुड़ा है। जहाँ सरसों के खेत लहलहाते हैं वहाँ सरसों का तेल ही इस्तेमाल होगा। हाँ, और जहाँ समंदर के किनारे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वहाँ के खाने में नारियल की महक तो आएगी ही। हमारा खाना हमारी जमीन पर उकेरी गई एक भौगोलिक पहचान है। सही कहा, ये जमीन की कहानी है। और केरल में तो ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि जमीन के ऊपर और नीचे दोनों की एक साथ सुनाई देती है। लोग अपने आंगन में ही एक कमाल की जुगलबंदी करते हैं। ऊपर पेड़ पर नारियल उगता है और ठीक उसी के नीचे जमीन के अंदर टैपियोका की फसल होती है। और फिर उसे खाते भी वैसे हैं। उबले हुए टैपियोका, जिसे वहाँ टप्पा भी कहते हैं, उसे नारियल से बनी किसी चटपटी करी के साथ परोसा जाता है। ये प्रकृति के साथ तालमेल का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जो मिला उसे पूरी रचनात्मकता के साथ अपनी थाली का हिस्सा बना लिया। स्वाद की ये रचनात्मकता गुजरात में एक अलग ही मोड़ ले लेती है। वहाँ दाल में भी मीठा डाला जाता है। हाँ, चीनी या गुड़। ढोकला और लेमन राइस तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में एक छोटी सी जानकारी मिली कि वलसाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा और पूरी साग भी उतना ही प्रसिद्ध है। ये हर क्षेत्र की अपनी एक टेस्ट प्रोफाइल को दिखाता है ना। गुजराती खाने में मीठा, खट्टा और नमकीन का जो संतुलन है वो उनकी एक खास पहचान बन गया है। ये महज एक आदत नहीं है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक सांस्कृतिक विरासत है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब के छोले भटूरे और सरसों का साग तो है ही, पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो मिला वो सच में कमाल था। क्या? के फूलों की सब्जी, मतलब लोग फूल भी खा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ अनोखा खाना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पारंपरिक खानपान में वेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। बिल्कुल। जो कुछ भी उपलब्ध था उसे पोषण और स्वाद में बदल दिया जाता था, कुछ भी बर्बाद नहीं करना। ये सब सुनने में जितना स्वादिष्ट लगता है, हमारे शरीर के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। चाहे वो कश्मीर की मछली का तेल हो, केरल का टैपियोका हो या फिर फूलों की सब्जी, पेट के अंदर इन सब का सफर एक जैसा तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी हमारी थाली से निकलकर हमारे पेट के अंदर पहुंचती है। इसकी शुरुआत होती है जीभ से। इन दस्तावेजों के अनुसार हमारी जीभ पर 4 मुख्य तरह की स्वाद ग्रंथियां होती हैं। मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन पहचानने के लिए जी। पेट के अंदर क्या होता है, इसे समझने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इन रिसर्च पेपर्स में डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट का जिक्र है। उन्होंने मार्टिन दाम के एक सैनिक पर कुछ प्रयोग किए थे जिसके पेट में गोली लगने से एक छेद हो गया था। और वो छेद कभी पूरी तरह भरा नहीं, तो वो पाचन क्रिया को सीधे देखने के लिए खिड़की जैसा बन गया। उसे एक खिड़की ने पाचन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ? उस प्रयोग से कुछ कमाल की बातें सामने आई जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। जैसे? पहली, हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ। दूसरी, पेट में मौजूद पाचक रस अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है। एक मिनट, पेट का तापमान सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस? हाँ। मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा गर्म होता होगा, जैसे 37 डिग्री जो शरीर का सामान्य तापमान है। सही बात है, ये आम धारणा से बिल्कुल अलग है। और सबसे अहम खोज ये थी कि पेट के अंदर खाना बाहर रखे खाने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पचता है। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह लगातार भोजन को मथता रहता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इससे पाचक रसों को काम करने के लिए ज्यादा सतह मिलती है और प्रक्रिया तेज हो जाती है। पाचन की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। जब कोई बीमार होता है, खासकर उल्टी दस्त जैसी हालत में, तो डॉक्टर उसे खाना देने के बजाय सीधे ग्लूकोज ड्रिप लगा देते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर के पास उस वक्त खाने को पचाने की मेहनत करने की ताकत नहीं होती?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सामान्य भोजन को पचाने और उससे ऊर्जा निकालने में शरीर को समय और काफी मेहनत लगती है। जब कोई बीमार होता है तो उसका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। ग्लूकोज, जो शक्कर का सबसे सरल रूप है, उसे पचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, वो सीधे काम करता है। वो सीधे खून में मिलके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। इसीलिए इसे इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत कहते हैं, जो उस नाजुक हालत में जान बचाने जैसा होता है। ये तो हुई पचाने की बात, लेकिन सोचिए पुराने समय में जब फ्रिज नहीं थे तब लोग खाना बचाते कैसे होंगे? आज तो हम बची हुई दाल सीधे फ्रिज में रख देते हैं। इसका जवाब भी हमारे स्रोतों में दिए गए घरेलू नुस्खों में छिपा है, और ये नुस्खे आज भी उतने ही कारगर हैं। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबाल कर रखना, या हरे धनिये को ताजा रखने के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखना। ये तो मैंने भी देखा है। हाँ, और ये भी कि पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी से भरे बर्तन में रखने से वो जल्दी खराब नहीं होता। और प्याज लहसुन को हमेशा नमी से बचाकर किसी खुली सूखी जगह पर रखा जाता है। मेरी दादी आज भी हरे धनिये को गीले कपड़े में ही लपेट कर रखती हैं। मुझे बचपन में ये एक जादू जैसा लगता था, पर अब समझ आता है कि इसके पीछे कितना सीधा साधा विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ नुस्खे नहीं है? बिल्कुल नहीं। उबालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। गीला कपड़ा धनिये को सूखने नहीं देता। पानी का बर्तन चावल को ठंडा रखकर बैक्टीरिया की बढ़ोतरी को धीमा कर देता है, और सूखी जगह प्याज लहसुन को अंकुरित होने या सड़ने से रोकती है। ये सारे तरीके असल में नमी, हवा और तापमान को नियंत्रित करने के विज्ञान पर आधारित हैं। संरक्षण का एक और बड़ा ही स्वादिष्ट उदाहरण मिला आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव से। वहां मामिडी त्वांड्रा यानी आम पापड़ बनाया जाता है। आम पापड़? अच्छा। और इसे बनाने की प्रक्रिया भी कमाल की है। इसमें पूरे 4 हफ्ते लगते हैं। 4 हफ्ते? हाँ। पके हुए आम के गूदे, गुड़ और चीनी को मिलाकर चटाई पर परत दर परत फैलाया जाता है और हफ्तों तक धूप में सुखाया जाता है। मतलब ये धूप की शक्ति का इस्तेमाल करके भोजन को महीनों तक संरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। और सिर्फ संरक्षित करना ही नहीं, पकाने के तरीके भी कितने अनोखे हो सकते हैं। गुजरात की ऊंधियो सबली को ही ले लीजिए। हाँ, उसके बारे में पढ़ना तो मजेदार था। सर्दियों में ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरा जाता है, उसे अच्छी तरह सील किया जाता है और फिर कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर पकाया जाता है। उल्टा? हाँ, इसीलिए तो उसका नाम ऊंधियू है। गुजराती में ऊंधियू का मतलब ही उल्टा होता है। धीमी आंच पर पकने का ये तरीका सब्जियों के स्वाद को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अगर हम समय में और पीछे जाएं, तो लोग सिर्फ खाने को ही नहीं, बल्कि आने वाली फसल के लिए बीजों को भी बड़े जतन से बचाते थे। इन स्रोतों में दामजी भाई की कहानी का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पहले के किसान बीजों को सूखी लौकी के खोल के अंदर रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। अच्छा, ताकि कीड़े न लगें। बिल्कुल, ये लेप बीजों को कीड़ों से बचाता था। बाद में इसी काम के लिए नीम की पत्तियों को इस्तेमाल होने लगा, जो एक प्राकृतिक कीटनाशक का काम करती हैं। ये आने वाले कल के भोजन को सुरक्षित रखने की दूरदर्शिता की। लेकिन इतनी समझदारी के बावजूद अगर खाने में सही पोषण न मिले तो क्या होता है? अब आते हैं एक जरूरी सवाल पर। एक बहुत आम समस्या है एनीमिया, जो शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। और इस पर स्कूली किताबों यानी एनसीईआरटी के स्रोत कुछ साफ आंकड़े देते हैं। उनके अनुसार एक स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन की सामान्य रेंज 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। और ये बीमारी दिल्ली के स्कूलों में बच्चों में बहुत आम पाई गई। जी, और इसके लक्षण भी इतने सामान्य हैं कि अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे जल्दी थक जाना, पढ़ाई में ध्यान न लगा पाना और हर वक्त सुस्ती महसूस करना। मतलब ये सीधे सीधे बच्चे के भविष्य पर असर डालती है। और इसका इलाज क्या है? कोई महंगी दवाइयाँ? बिल्कुल नहीं। इसका इलाज हमारी रसोई में ही छिपा है। सच में? हाँ, आयरन की कमी दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना सबसे कारगर और सस्ता उपाय माना जाता है। हमारी थाली में ही सेहत का खजाना है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक बड़ी वैज्ञानिक खोज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसका इन दस्तावेजों में उल्लेख है। रोनाल्ड रॉस नाम के एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के एक अस्पताल में सालों की मेहनत के बाद ये पता लगाया था कि मलेरिया का असली कारण मच्छर हैं। अच्छा, इससे पहले लोग क्या मानते थे? इससे पहले लोग मानते थे कि ये किसी गंदी हवा या मालारिया से होता है। अरे वाह! इस क्रांतिकारी खोज के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी इस एक खोज ने आज तक लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं। कमाल है। और मलेरिया का इलाज, क्या वो भी हमारे आसपास ही मौजूद है? हाँ, वो भी प्रकृति से ही आता है।
सिंकोना नाम के एक पेड़ की छाल से इसकी दवा बनती है। स्रोत बताते हैं कि पहले लोग इस छाल को सीवे पानी में उबालकर और छानकर पीते थे, और अब विज्ञान की मदद से इसी छाल के अर्क से गोलियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल, तरीका बदल गया पर स्रोत वही प्रकृति है। तो इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। हमने हांगकांग के सूप से लेकर गुजरात के उल्टे मटके में पकने वाले ऊंधियों तक का सफर किया, पेट के अंदर के विज्ञान को समझा और ये भी जाना कि कैसे गुड़ और आंवला जैसी साधारण चीजें हमें एनीमिया से बचा सकती हैं। और एक पेड़ की छाल मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से। हाँ, इसका सार ये है कि भोजन सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, भूगोल और विज्ञान का संगम है। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी और एक तर्क छिपा है। गोवा की मछली में नारियल का तेल क्यों है, इसका एक भौगोलिक कारण है। सही। पेट में खाना जल्दी क्यों पचता है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। और अंत में इन स्रोतों में मिड डे मील जैसी योजनाओं का जिक्र हमें याद दिलाता है कि पका हुआ, गरम और ताज़ा खाना हर बच्चे का अधिकार है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि पोषण की कमी से कोई भी बच्चा अपने भविष्य की दौड़ में पीछे न रह जाए। अब जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में खाना पकाने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं: भुनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। अपने क्षेत्र के भोजन के बारे में सोचिए। आपके यहाँ कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? और ये आपके क्षेत्र के इतिहास, वहां मौजूद संसाधनों और लोगों की जीवन शैली के बारे में क्या कहानी बताता है? अगला टॉपिक है आश्रय। आज हम भारत में घरों की अनोखी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में जलवायु और भूगोल के हिसाब से घर बनाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का मौसम और यहाँ की ज़मीन यहाँ के सबसे बेहतरीन इंजीनियर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि घर कैसे दिखते हैं, बल्कि ये जानना है कि वे वैसे क्यों बने हैं। असम के बांस के ऊंचे घरों से लेकर लद्दाख के पत्थर के घरों तक हर डिजाइन के पीछे सदियों का अनुभव और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक गहरी समझ छुपी है। हम कुछ खास तरह के आश्रयों पर भी बात करेंगे जो जमीन पर हैं ही नहीं, जैसे कि हाउस बोट या जो पूरी तरह से बर्फ से बने हैं। तो चलिए इस दिलचस्प जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के एक ऐसे कोने से जहां पानी ही पानी है, असम। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। नोट्स में लिखा है कि घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। ये तो बहुत ऊंचा है। हाँ, और इसकी वजह सीधी सी है बाढ़। असम में ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां अक्सर उफान पर रहती है। ये ऊंचाई घर और उसमें रहने वालों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित रखती है। ये घर मजबूत बांस के खंभों पर खड़े होते हैं, और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इनकी बनावट का हर हिस्सा बारिश से निपटने के लिए ही बना है। घर के अंदर का हिस्सा लकड़ी का होता है, और सबसे जरूरी है छत। छतें ढालू होती हैं ना, ताकि पानी रुके नहीं और बह जाए। एकदम सही। अगर छत समतल होगी तो लगातार होती भारी बारिश का पानी जमा हो जाएगा और कुछ ही समय में छत टपकने लगेगी या टूट भी सकती है। ढालू छत पानी को एक पल भी टिकने नहीं देती। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार समाधान है। तो असम की सबसे बड़ी चुनौती है जरूरत से ज्यादा पानी। अब यहाँ से एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पानी एक अलग रूप में चुनौती बनता है, बर्फ। मेरा मतलब है मनाली। ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बारिश भी है और बर्फबारी भी। और आप देखेंगी कि चुनौती बदलते ही घर बनाने का मटेरियल भी बदल गया है। बांस की जगह अब पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, जो ज्यादा मजबूत हैं और बर्फ का वजन सह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो असम और मनाली में एक जैसी है, ढालू छतें। बिल्कुल, वजह वही है, बस पानी का रूप बदल गया है। अगर मनाली में छतें समतल होंगी तो कई कई फीट मोटी बर्फ की परत उन पे जम जाएगी। इतने वजन से किसी भी छत का टूटना तय है। ढालू छत पर बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही डिजाइन सिद्धांत अलग अलग जगहों पर काम आता है। मनाली और असम दोनों जगहों पर पानी मतलब बर्फ या बारिश एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या होता है जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां ठंड तो उतनी है पर पानी लगभग है ही नहीं? यहीं पर लेह लद्दाख की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ घर बनाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ घर पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं और दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ये परत एक तरह से सीलेंट का काम करती है और बर्फीली हवाओं को अंदर आने से रोकती है।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इन घरों की बनावट, जो आमतौर पर 2 मंजिला होती है। हाँ, और मैंने नोट्स में एक बहुत अजीब बात पढ़ी कि लद्दाख के घरों में ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां ही नहीं होती। ये तो आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये सिर्फ ठंड से बचने के लिए है? ये ठंड से बचने का एक शानदार तरीका है। निचली मंजिल, जिसमें कोई खिड़की नहीं होती, वो एक बफर जोन की तरह काम करती है। इससे जानवरों को रखने और सर्दियों के लिए जरूरी सामान जैसे लकड़ी और चारा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जानवरों के शरीर से निकलने वाली गर्मी भी इस हिस्से को गर्म रखती है। परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता है, जो नीचे की मंजिल की वजह से जमीन की ठंड से सीधे संपर्क में नहीं आता। और छतों का क्या? मनाली के ठीक उल्टा यहाँ छतें समतल होती हैं। अगर बारिश नहीं है तो ढलान की जरूरत ही नहीं। सही, लेकिन ये सिर्फ जरूरत की कमी नहीं है, बल्कि एक नई जरूरत को पूरा करने का तरीका है। ये समतल छत सिर्फ एक छत नहीं है, ये एक तरह का फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट? वो कैसे? लद्दाख जैसे इलाके में जहां सर्दियों में कुछ भी उगाना नामुमकिन है, वहां गर्मियों में परिवार वाले इसी छत पर फल, सब्जियां और मांस सुखाते हैं। ये सुखाया हुआ खाना सर्दियों के मुश्किल महीनों में उनके काम आता है। तो घर का ये हिस्सा पूरे परिवार के लिए जीवन रेखा बन जाता है। ये आर्किटेक्चर और सर्वाइवल का बेहतरीन संगम है। क्या बात है! यानी घर का हर कोना किसी न किसी मकसद से बना है। अब ठंडे रेगिस्तान से चलते हैं गर्म रेगिस्तान की ओर, राजस्थान। यहाँ चुनौती बर्फ नहीं, बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी है, और यहाँ का समाधान है मिट्टी। राजस्थान में पारंपरिक घर मिट्टी के बने होते हैं और उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल और प्रभावी है। मिट्टी गर्मी की बहुत अच्छी कुचालक होती है, मतलब इंसुलेटर। ये मोटी दीवारें बाहर की 50 डिग्री की गर्मी को घर के अंदर आने से रोकती हैं, जिससे घर बिना किसी एसी या कूलर के भी ठंडा रहता है। ये तो एक तरह का पैसिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो बिना बिजली के काम करता है। बिल्कुल। आज जब हम सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इसका जवाब सदियों से राजस्थान के गांवों में मौजूद है। और यहाँ की छतें भी खास होती हैं, जो कटीली झाड़ियों और लकड़ी से बनी होती हैं। ये भी गर्मी को रोकने में मदद करती हैं। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या बारिश के मौसम में इन घरों को कोई खतरा नहीं होता? मिट्टी की दीवारें पानी में गल नहीं जाती? पर मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है। ये लिपाई न सिर्फ घर को सुंदर बनाती है, बल्कि पानी से बचाने वाली एक परत का भी काम करती है और दीवारों को मजबूत रखती है। ये एक तरह का प्राकृतिक मेंटेनेंस है। अब चलते हैं कश्मीर। कश्मीर की बात होती है तो हाउस बोट्स और शिकारा याद आते हैं, लेकिन वहाँ के पारंपरिक घरों के अंदर की कारीगरी के बारे में कम लोग जानते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ की छतों में एक ऐसी कला है जिसमें कील तक का इस्तेमाल नहीं होता। आप खत्म बंद की बात कर रही हैं। ये लकड़ी की नक्काशी का एक अद्भुत नमूना है। इसमें देवदार की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को हाथ से काटकर एक दूसरे में इस तरह फंसाया जाता है कि एक जटिल ज्यामितीय डिजाइन बन जाता है। और इसमें कील या गोंद नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ये एक जिगसॉ पजल की तरह है। ये कला आपको पुराने कश्मीरी घरों और हाउस बोट की छतों पर देखने को मिलेगी। ये सिर्फ सजावट नहीं, कश्मीर की पहचान है। और घरों में डब नाम की एक खास खिड़की का भी जिक्र है। हाँ, डब पुराने कश्मीरी घरों की एक खासियत है। ये एक तरह की खिड़की है जो मुख्य दीवार से बाहर की ओर निकली होती है, एक छोटी बालकनी की तरह। इससे न सिर्फ बाहर का नजारा अच्छा मिलता है, बल्कि घर के अंदर ज्यादा रोशनी भी आती है। इन सभी पारंपरिक डिजाइन्स के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की, भारत की राजधानी। यहाँ का नजारा तो बिल्कुल ही अलग है। दिल्ली एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे आधुनिकीकरण और पलायन एक शहर के आर्किटेक्चर को बदल देते हैं। एक तरफ आपको लुटियंस दिल्ली के बड़े बड़े बंगले और ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें दिखेंगी, तो दूसरी तरफ काम की तलाश में गांव से आए लोगों की झुग्गी बस्तियां भी हैं। सही है। दिल्ली का शहरी परिदृश्य भारत के जटिल आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को दिखाता है, जहां हर तरह के आश्रय एक साथ मौजूद हैं। ये तो हुए जमीन पर बने घर। अब कुछ ऐसे आश्रयों की बात करते हैं जो बहुत ही खास हैं, जैसे हाउस बोट जो पानी पर तैरती है। हाउस बोट का नाम सुनते ही श्रीनगर की डल झील का ख्याल आता है। हालांकि ये केरल के बैक वाटर्स में भी पाई जाती हैं। अच्छा। कश्मीर की हाउस बोट तो देवदार की लकड़ी से बनी होती हैं और 80 फीट तक लंबी और 8-9 फीट चौड़ी हो सकती हैं। अच्छा। ये तैरते हुए होटल की तरह हैं, जिनमें घर जैसी सारी सुविधाएं होती हैं और पर्यटक इनमें रहना बहुत पसंद करते हैं। मैंने डूंगा नाम की एक और नाव के बारे में पढ़ा है। यह भी कश्मीर की झीलों में पाई जाती है। ये हाउस बोट से कैसे अलग है? मुख्य अंतर इनके इस्तेमाल का है। हाउस बोट ज्यादातर पर्यटकों के लिए होती हैं, एक तरह का लग्जरी अनुभव। वहीं डोंगा में स्थानीय कश्मीरी परिवार रहते हैं। ये उनका चलता फिरता घर है,
जिसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। मतलब ये एक स्थानीय घर है जो पानी पर है? बिल्कुल, ये कश्मीर के स्थानीय जीवन का एक अभिन्न अंग है, जबकि हाउस बोट पर्यटन का। अब पानी से निकलकर वापस लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर चलते हैं, लेकिन इस बार एक घुमंतू जनजाति के घर को देखने। चंगपा जनजाति। इनकी आबादी सिर्फ 5000 के करीब है और ये अपनी मशहूर पश्मीना बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। और क्योंकि ये घुमंतू हैं, इनका घर भी स्थायी नहीं हो सकता। इन्हें एक ऐसा घर चाहिए जिसे आसानी से पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और यही आता है इनका खास तिकोना टेंट, जिसे रेबो कहते हैं। ये टेंट किस चीज से बनता है? यह याक के बालों से बुनी गई पट्टियों से बनता है। याक के बाल? हाँ, याक के बाल बेहद मजबूत, गर्म और वाटरप्रूफ होते हैं। ये पट्टियां बर्फीली हवाओं को अंदर आने से रोकती हैं और टेंट को गर्म रखती हैं। एक और खास बात यह है कि टेंट लगाने से पहले ये लोग जमीन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। ऐसा क्यों? इससे उन्हें थोड़ी और ऊंचाई मिल जाती है और वे जमीन से सीधे आने वाली ठंड से भी बच जाते हैं। और इन टेंट्स के पास ही भेड़ बकरियों के लिए भी एक जगह होती है जिसे लेखा कहते हैं। हाँ, लेखा पत्थरों की दीवारों से बनी एक बाड़े जैसी जगह होती है। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों को अपनी लेखा में रखता है। ये उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक घर जो लकड़ी और पत्थर से नहीं बल्कि पूरी तरह बर्फ से बना है, इग्लू। ये सुनने में ही अजीब लगता है कि बर्फ का घर आपको बर्फ से कैसे बचा सकता है। ये काम कैसे करता है? यह प्रकृति के भौतिकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इग्लू बर्फ के मजबूत दबे हुए ब्लॉकों से बनता है। इसका राज बर्फ के क्रिस्टल्स के बीच फंसी हुई हवा में है। फंसी हुई हवा? हाँ, यह हवा एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। सोचिए, यह ठीक वैसा ही है जैसे हम सर्दियों में एक मोटा स्वेटर पहनने के बजाय 2 पतले स्वेटर पहनते हैं। अच्छा। दोनों के बीच फंसी हवा की परत हमें ज्यादा गर्म रखती है। इग्लू भी यही सिद्धांत इस्तेमाल करता है। तो मतलब शरीर की गर्मी या अंदर जल रहे एक छोटे से दिए की गर्मी इग्लू के अंदर ही कैद हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। बिल्कुल। इसीलिए बाहर का तापमान अगर -40 डिग्री आए तो इग्लू के अंदर का तापमान सिर्फ इंसानी गर्मी से ही 0 से 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका प्रवेश द्वार भी बहुत छोटा और सुरंग जैसा होता है, ताकि ठंडी हवा सीधे अंदर ना आए। तो हाँ, बर्फ का घर ही बर्फ से बचाता है। ये सब जानना अद्भुत है। घर बनाना एक बात है, लेकिन इन पारंपरिक घरों को सालों साल चलाना और उनका रखरखाव करना दूसरी बात होगी। जैसे हमने राजस्थान की मिट्टी के घरों की बात की थी, जहां गोबर से लिपाई होती है। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। रिसर्च बताती है कि गाय के गोबर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और इसकी गंध से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। तो ये एक तरह का प्राकृतिक और मुफ्त का कीटनाशक है। हाँ, जो फर्श को मजबूत भी बनाता है। इसी तरह लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए भी कुछ खास तरीके अपनाए जाते होंगे। जरूर। इसीलिए घर की चौखट और ढांचे में अक्सर नीम या कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मिट्टी की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाया जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मिट्टी में दरारें पड़ने की प्रवृत्ति होती है। भूसे के रेशे मिट्टी को एक साथ बांध कर रखते हैं, उसे मजबूती देते हैं। ये ठीक वैसा ही काम करता है जैसे आज के जमाने में कंक्रीट को मजबूती देने के लिए उसमें सरिया डाला जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब सुनकर लगता है कि इंसान अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलने में माहिर है। वैसे ये सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता, जानवरों भी तो अपने लिए ऐसे ही खास घर बनाते हैं। आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात छेड़ी है। ये अनुकूलन का सिद्धांत सार्वभौमिक है। जैसे शेर या भालू गुफा ढूंढते हैं जो उन्हें मौसम में शिकारियों से बचाती है। दीमक मिट्टी और अपनी लार से विशाल बांबी बना लेती हैं, जिसमें तापमान और नमी को नियंत्रित करने की अद्भुत व्यवस्था होती है। पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके, पत्ते और टहनियां चुनते हैं जो उनके अंडों और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और आरामदायक हों। सही है, हर जीव अपनी जरूरत के हिसाब से एक इंजीनियर है। बिल्कुल। तो इन सभी जानकारियों का क्या मतलब निकलता है? साफ है कि हमारे घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी जलवायु, जरूरतों और उस जगह पर उपलब्ध संसाधनों का एक सीधा प्रतिबिंब है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यह पारंपरिक वास्तुकला की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। हर घर अपने पर्यावरण के साथ पूरी तरह से तालमेल में है, चाहे वो राजस्थान की गर्मी से बचाने वाली मोटी मिट्टी की दीवारें हों या मनाली में बर्फ को गिराने वाली ढलान वाली छत। सही। ये डिजाइन किसी एक आर्किटेक्ट ने नहीं, बल्कि पीढ़ियों के सामूहिक अनुभव और समझ ने विकसित किए हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है।
जैसे जैसे आधुनिक सीमेंट और शीशे के घर हर जगह एक जैसे बनते जा रहे हैं, क्या हम पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की इस पारंपरिक और स्थानीय समझ को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? एक ही डिजाइन का घर दिल्ली की गर्मी और लद्दाख की सर्दी दोनों में कैसे आरामदायक हो सकता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये हमें एक जरूरी मुद्दे पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। भविष्य के सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल घरों के लिए हम इन पुराने और समय के साथ परखे हुए तरीकों से क्या सबक सीख सकते हैं? शायद जवाब आगे देखने में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर वापस देखने में छिपा है। अगला टॉपिक है यात्रा। आज हम यात्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जी। और ये सारे पॉइंट्स, मतलब जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो सीटेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें अंतरिक्ष यात्रा है, पर्वतारोहण है, रेलवे टिकट की जानकारी, गाड़ियां और ईंधन भी है। हाँ, और ऐतिहासिक किले, नक्शे, मतलब काफी कुछ है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष के सफर की। हमारे नोट्स में 2 अंतरिक्ष यात्रियों का जिक्र है। पहली है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी था अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का। हाँ, 6 महीने से भी ज्यादा, जो उस समय एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और कहते हैं कि वो कल्पना चावला के अधूरे सपने को पूरा करने गई थी। जी। और एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो अंतरिक्ष के उनके अनुभव जानना बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, मतलब खिंचाव बल 0। तो इसका मतलब है कि वहां एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं, हर समय तैरते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भी तैर कर ही जाना होता है। अच्छा, और पानी का क्या? पानी भी वो बुलबुलों की तरह, मतलब ब्लॉब्स की तरह उड़ता रहता है। तो फिर चेहरा कैसे धोते होंगे? उन्होंने बताया था कि बुलबुले पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था, फिर उस कपड़े से चेहरा साफ करते थे। ये तो काफी मुश्किल लगता है। और बालों वाली बात भी बड़ी मजेदार है। हाँ, कि कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो बाल हमेशा खड़े रहते हैं अपने आप। वाह। अच्छा, दूसरा नाम है नील आर्मस्ट्रांग का। ये चांद पर उतरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। जी, 1969 में। और एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि जब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर देखी थी। हाँ, चांद पर उतरते हुए। शायद वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली हो सकता है। अच्छा, ग्लोब और पृथ्वी से जुड़े भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, संतरे जैसी है। हाँ, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी चपटी। और एक और कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ये थोड़ा समझाइए। मतलब सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है। जैसे अगर हम ग्लोब पर भारत को देखें तो हमारे ठीक दूसरी तरफ अर्जेंटीना के लोग हैं, तो वो हमारे हिसाब से उल्टे खड़े हुए। हाँ, और उनके हिसाब से हम उल्टे खड़े हैं। असल में कोई भी उल्टा नहीं है। ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। समझ गया। चलिए अंतरिक्ष से अब पहाड़ों की ऊंचाई पर चलते हैं, पर्वतारोहण। और यहाँ मुख्य फोकस है बछेंद्री पाल पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला। वो उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव से थी ना? जी बिल्कुल। और उनकी गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी से। और वो तारीख और समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। 23 मई 1984 दोपहर 1:07 पर, जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। जी, और वहां उन्होंने तिरंगा फहराया और करीब 43 मिनट बिताए। 43 मिनट? ये तो काफी समय है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में इसे 8,900 मीटर के करीब बताया गया है। ये अंतर क्यों है? शायद राउंड ऑफ किया गया हो या मापने के अलग-अलग तरीकों की वजह से। एग्जाम में दोनों याद रखने चाहिए। ठीक है। पर्वतारोहण में टीम वर्क बहुत जरूरी होता होगा। ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? बहुत सारी, जैसे दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। जो थक गए हैं उनका? हाँ, और ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही खुद आगे बढ़ना। मतलब हमेशा पीछे रहना ताकि कोई छूट ना जाए। अच्छा। और जो चल ना पाए उसे सहारा देना, बीमार साथी का ध्यान रखना, ये सब लीडर के काम है। और इसके लिए कुछ खास उपकरण भी लगते होंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज। और स्लीपिंग बैग? जी, स्लीपिंग बैग जिसमें गर्मी के लिए पंख भरे होते हैं। और ठंड से बचने और ताकत के लिए?
कुछ खाने को भी दिया जाता है? हाँ, विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहाड़ों से उतरकर अब जमीनी यात्रा पर आते हैं। रेलवे टिकट। एक आरक्षित रेल टिकट पर क्या-क्या जानकारी होती है? ये सवाल अक्सर आता है। हाँ, इसमें सबसे पहले तो ट्रेन का नंबर होता है, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ और डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जो कंफ्यूज करती है, यात्री का नाम। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यात्रियों का नाम टिकट के ऊपर प्रिंट नहीं होता, तो वो कहाँ होता है? वो पीएनआर से लिंक होता है। इसलिए परीक्षा के विकल्पों में अगर यात्री का नाम हो तो उसे अक्सर नहीं माना जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए, यात्रा गाड़ियों और ईंधन के बिना तो अधूरी हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। काला सोना, हाँ, जमीन के नीचे से निकलने वाला गहरा, गाढ़ा और बदबूदार कच्चा तेल, जिसे साफ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। और इसी से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस, सब कुछ मिलता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, पर एक आम गलती जो लोग करते हैं, क्या? वो कोयले को पेट्रोलियम का हिस्सा मान लेते हैं। तो कोयला पेट्रोलियम से नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोयला एक अलग खनिज है। दोनों जीवाश्म ईंधन है, पर बनते अलग-अलग चीजों से हैं। ठीक है। और ईंधन है तो प्रदूषण भी है। बिल्कुल। गाड़ियों की धुएं से खांसी और फेफड़ों की बीमारी होती है। और हॉर्न के शोर से बहरापन हो सकता है, मानसिक तनाव भी होता है। इसीलिए अब सीएनजी पर जोर दिया जा रहा है। जी, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक साफ ईंधन है, इससे धुआं बहुत कम होता है। समझ गया। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐतिहासिक सफर पर। गोलकोंडा किला, हैदराबाद, तेलंगाना में। यहाँ 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। और इस किले की बनावट और सुरक्षा व्यवस्था मतलब कमाल की थी। किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज मतलब बेस्टियंस। ये दीवार से भी ऊंचे बनाए गए थे। क्यों? ताकि दूर तक निगरानी रखी जा सके, दुश्मन को दूर से ही देखा जा सके। और किले में कांसे की बड़ी तोपें भी थीं। हाँ, कहते हैं कि औरंगजेब अपनी पूरी फौज के साथ आया था। लेकिन 8 महीने तक किले को जीत नहीं पाया। जी नहीं जीत पाया। वजह थी किले की मजबूत दीवारें और उसके चारों तरफ की गहरी खाई। और किले की छत पर पानी पहुंचाने का भी कोई खास इंतजाम था? बहुत बेहतरीन, जिससे फव्वारे भी चलते थे। उस जमाने में ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। वाकई। अच्छा, अब हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, नक्शे और दिशाएं। मैपिंग। भारत के तटीय राज्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अरब सागर जो पश्चिम में है, उसके किनारे कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। सही। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एकदम सही। और इन सब को याद रखने के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत अहम है। नक्शे में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ दिशा होती है। हाँ, ये बेसिक रूल है। ऊपर मतलब नॉर्थ। तो इसी हिसाब से केरल भारत के दक्षिण में हुआ और जम्मू कश्मीर उत्तर में। बिल्कुल। ये बहुत आसान लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो आज की चर्चा में हमने यात्रा के अलग अलग रूप देखे, अंतरिक्ष से लेकर पहाड़ तक और ट्रेन से लेकर ऐतिहासिक किलों तक। हर यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है। बिल्कुल। और ये सारे तथ्य सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये हमें अपने देश और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर गोलकोंडा किले की डिजाइन और सुरक्षा के सिद्धांत जैसे ऊंचे बुर्ज से निगरानी, गहरी खाई से सुरक्षा और पानी की आत्मनिर्भरता, अगर ये आज के दौर में किसी बड़ी इमारत या शहर की प्लानिंग में इस्तेमाल किए जाएं, तो वे कितने कारगर साबित हो सकते हैं। हाँ, हमारी आज की चुनौतियों के लिए वो कितने रेलेवेंट हो सकते हैं। अगला टॉपिक है जल। पानी। शायद दुनिया की सबसे आम चीज और शायद सबसे असाधारण भी। आज हम पानी की एक अलग ही दुनिया में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी की कमी का हल किसी नई तकनीक या शायद किसी बड़े डैम में छुपा है। हाँ, यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हमारे इतिहास में, हमारे ही पुरखों की समझदारी में छुपा हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक सफर पे चलेंगे। कहाँ से शुरू करें? हम देखेंगे कि हजारों साल पहले भारत में पानी को कैसे सहेजा जाता था। फिर हम आज के दौर में लौटेंगे और देखेंगे कि कुछ लोग उसी पुरानी समझ को कैसे जिंदा कर रहे हैं। अच्छा।
हम पानी के कुछ हैरान करने वाले वैज्ञानिक पहलुओं को भी छुएंगे और आखिर में इस बात का सामना करेंगे कि जब हम पानी का सम्मान करना भूल जाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अतीत से। जब भी पुराने जमाने के वाटर मैनेजमेंट की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है, घड़सी सर। घड़सी सर, हाँ, जैसलमेर में। नाम से लगता है कि शायद कोई एक तालाब होगा। और यहीं पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं। घड़सी सर सिर्फ एक तालाब नहीं था, तो फिर क्या था? ये एक फिलॉसफी थी, पानी की हर बूंद को सम्मान देने का एक जीता जागता सिस्टम। सर का मतलब होता है तालाब। ओके। राजा घड़सी ने इसे लोगों के साथ मिलकर बनवाया था और इसकी बनावट कमाल की थी। ये असल में 9 तालाबों की एक चेन थी। 9 तालाबों की चेन? मतलब एक के बाद एक? बिल्कुल। कल्पना कीजिए, बारिश होती है, पहला तालाब लबालब भर जाता है। अब पानी बर्बाद नहीं होगा, वो अपने आप एक ढलान के जरिए बहकर दूसरे तालाब में चला जाएगा। अच्छा। जब दूसरा भर गया तो तीसरे में, फिर चौथे में, और ऐसे करते करते 9 के 9 तालाब भर जाते थे। ये तो कमाल है। मतलब मीलों तक फैला बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता था। हाँ, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो दिखाता है कि वो लोग सिर्फ पानी इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो पूरे लैंडस्केप को एक वाटर हार्वेस्टिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हमें कैसे पता कि ये सब इतना ही शानदार था जैसा हम बता रहे हैं? मतलब ये सिर्फ हमारी अपनी तारीफ तो नहीं? क्या किसी बाहरी न्यूट्रल ऑब्जर्वर ने भी इन चीजों को देखा सराहा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। कौन? आज से करीब 1000 साल पहले उज़्बेकिस्तान से एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था अल बरूनी। वो एक स्कॉलर था, एक वैज्ञानिक था, और उसने जो देखा उसे बिना किसी लाग लपेट के लिखा। और वो हैरान रह गया था? बिल्कुल, वो यहाँ के तालाब बनाने की कला देखकर हैरान रह गया था। उसने क्या लिखा था, कुछ याद है? उसने लिखा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। वे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे की कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। मतलब उसने पूरी बनावट का जिक्र किया? हाँ, सीढ़ियों का, चबूतरों का, हर चीज का। सोचिए, एक बाहरी व्यक्ति जो दुनिया घूमकर आया है, वो यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग की तारीफ कर रहा है। सही बात है। इसीलिए 1973 में भारत सरकार ने अल बरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया था, उनके इस योगदान को सम्मान देने के लिए। इन तालाबों के अलावा एक और चीज का बहुत जिक्र होता है, बावड़ी। स्टेप वेल्स। हाँ, सीढ़ीदार कुएं। ये क्या थे? मतलब कुएं तो थे, पर सीढ़ियों का क्या काम था? बावड़ियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, वे सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थीं। लोग पानी भरने आते, सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते, आराम करते। ये वास्तुकला के भी अद्भुत नमूने थे। लेकिन समय के साथ हमारी इनसे दूरी बन गई, बहुत ज्यादा। इसी दूरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण 1986 में जोधपुर में देखने को मिला। हाँ, वो सूखे वाली घटना। जब शहर में भयानक सूखा पड़ा और पानी के सारे स्रोत सूख गए, तब लोगों को एक भूली बिसरी पुरानी बावड़ी की याद आई। जब उसे साफ करने का काम शुरू हुआ तो पता है उसमें से क्या निकला? 200 ट्रक कचरा। 200 ट्रक। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो एक जीवन देने वाले स्रोत को कूड़ेदान में बदल देने जैसा है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरे डिस्कनेक्ट को दिखाता है। हुआ ये कि जब घरों में नल से पानी आने लगा तो बावड़ी का सामाजिक काम खत्म हो गया। मतलब वो मिलने जुलने की जगह नहीं रही, बस जमीन में एक गड्ढा बनकर रह गई। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। ये संरचनाएं सिर्फ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं थीं, ये सोशल इंजीनियरिंग का भी हिस्सा थीं। और जैसे ही वो सामाजिक बंधन टूटा, ये भौतिक ढांचा भी बर्बाद हो गया। तो अगर ये साझा जिम्मेदारी का खो जाना ही असली समस्या है, तो क्या आज के दौर में कोई इस जिम्मेदारी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल है, और यही उम्मीद की बात है। ऐसी ही एक संस्था है तरुण भारत संघ। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये दशकों से राजस्थान के सूखे इलाकों में काम कर रही हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। वो लोगों को अपनी मदद खुद करने के लिए सशक्त करते हैं। दड़की माई की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दड़की माई ये राजस्थान के अलवर जिले की है ना? हाँ, उस गांव में पानी की इतनी किल्लत थी कि महिलाओं का पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बस पानी भरने में निकल जाता था। और जानवरों के लिए चारे पानी का इंतजाम? हाँ, उसमें भी उनके पास अपनी जिंदगी के लिए कोई समय ही नहीं था। फिर तरुण भारत संघ की मदद से गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांव में एक तालाब बनाया। और इसका असर क्या हुआ? सिर्फ पानी की समस्या हल हुई? नहीं, असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था।
जब तालाब में पानी आया तो आसपास की जमीन में नमी लौटी, घास उगी, जानवरों को चारा पानी गांव में ही मिलने लगा। अच्छा, इससे दूध का उत्पादन बढ़ गया और लोगों की आमदनी बढ़ी। जिन महिलाओं का पूरा दिन पानी के संघर्ष में बीता था, अब वो समय बचने लगा। तो ये सिर्फ एक तालाब बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पूरे समुदाय के अपने पैरों पर खड़े होने और सशक्त होने की कहानी है। ये सामुदायिक भागीदारी की ताकत है। राजस्थान में ही पानी बचाने का एक और परंपरागत तरीका है, जो सामुदायिक नहीं बल्कि पारिवारिक स्तर पर होता है, टांका। हाँ, टांका एक शानदार सिस्टम है। ये हर घर का अपना निजी घड़सी सर जैसा है। हाँ, मतलब घर के अंदर ही वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, लोग अपने घर के आंगन में एक पक्का गड्ढा या टैंक बनाते हैं। घर की छतों को इस तरह ढलान दी जाती है कि बारिश का सारा पानी एक पाइप के जरिए सीधा उस टांके में जमा हो जाए। और पाइप के मुंह पर एक जाली भी लगी होती है ताकि कचरा अंदर ना जाए। बिल्कुल, इस पानी को ढककर रखा जाता है और इसे पीने के काम में लिया जाता है। इसे पलर पानी कहते हैं और इसे बारिश के पानी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। कमाल है। और इस आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की सीख सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों ने जो किया वो तो और भी कमाल है। भीम संघ, यह उस गांव के बच्चों की पंचायत का नाम है। बच्चों की पंचायत? हाँ, उनके गांव में एक पानी की टंकी थी जो बहुत गंदी हो चुकी थी और पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी। बड़ों ने ध्यान नहीं दिया तो इन बच्चों ने जिम्मेदारी उठाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने खुद मिलकर उस टंकी को साफ किया और गांव के पानी की समस्या को सुलझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ये जबरदस्त है। ये सिर्फ टंकी साफ करना नहीं है। नहीं, ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, जिम्मेदारी और नागरिक होने की पहली सीख है। ये दिखाता है कि बदलाव के लिए उम्र नहीं, इरादे की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये सभी कहानियां पानी को सहेजने और उसका प्रबंधन करने के बारे में है। लेकिन पानी अपने आप में भी तो एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीज है। हाँ, इसके गुण? इसके कुछ गुण तो ऐसे हैं जो विज्ञान के नियमों को मजेदार तरीके से हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो रही है। मैं मृत सागर, डेड सी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने तस्वीरें देखी हैं कि लोग उसमें बस लेटे रहते हैं, जैसे किसी आराम कुर्सी पर हो। वो डूबते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ही वहां काम नहीं करता। ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। वैसे तो सभी सागरों का पानी नमकीन होता है, पर मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कितना नमकीन? इसके 1 लीटर पानी में करीब 300 ग्राम नमक घुला होता है। 1 लीटर में 300 ग्राम? हाँ, ये इतना खारा है कि इसे चखना भी मुश्किल है और इसी नमक की वजह से लोग तैरते हैं। मतलब अब घनत्व की वजह से? जी हाँ, यहाँ घनत्व यानी डेंसिटी का सिद्धांत काम करता है। नमक की वजह से पानी का घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान का शरीर उसके मुकाबले हल्का हो जाता है और बस ऊपर तैरता रहता है। पानी और नमक, इस जोड़ी ने तो भारत के इतिहास को भी बदल कर रख दिया था। मैं 1930 की दांडी यात्रा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, 1930 में अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था कि आम लोग खुद नमक नहीं बना सकते। और उस पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। हाँ, इस पर गांधी जी का तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उस पर बंदिश कैसी? नमक जो हमें समुद्र से मिलता है, उस पे कोई सरकार अपना एकाधिकार कैसे कर सकती है? इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक पैदल यात्रा की और वहां खुद समुद्र के पानी से नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। ये सिर्फ एक कानून तोड़ने की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्राकृतिक संसाधन पर आम आदमी के अधिकार की लड़ाई थी। ये इस बात का प्रतीक था कि पानी और नमक जैसी जीवन के लिए जरूरी चीजों पर किसी सत्ता का नहीं बल्कि मानवता का हक होना चाहिए। कमाल है। हम नमक के बारे में सोचते हैं कि ये खाने में डालने वाली एक मामूली सी चीज है, लेकिन उस एक पल में एक मुट्ठी नमक आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। एक मुट्ठी नमक ने एक साम्राज्य की नींव हिला दी। और पानी का यही गुण हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखते हैं, अगर हम ध्यान दें। बिल्कुल, जैसे नींबू सादे पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर उसी पानी में ढेर सारा नमक घोल दें तो वही नींबू तैरने लगता है। अच्छा, हाँ, यह सोचिए, लोहे की एक छोटी सी कील पानी में तुरंत डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना हजारों टन का जहाज तैरता रहता है। यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है।
कि जहाज अपने वजन के बराबर पानी हटाता है और वही हटाव पानी उसे ऊपर उठाए रखता है। बिल्कुल। और पानी का एक और गुण है, कुछ चीजों को अपने अंदर घोल लेना और कुछ को बिल्कुल नहीं। जैसे चीनी और नमक घुल जाते हैं। हाँ, और रेत नीचे बैठ जाती है। लेकिन तेल कभी नहीं घुलता, वो हमेशा ऊपर एक परत बना लेता है। इसीलिए समुद्र में तेल का रिसाव इतनी बड़ी तबाही होता है। सही कहा। और एक आखिरी गुण, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। पानी का भाप बन के उड़ जाना। हाँ, जैसे हम गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। हाँ, और ये वाष्पीकरण का सिद्धांत ही उन टांकों के लिए एक चुनौती भी है जिनकी हमने बात की थी। राजस्थान की गर्मी में अगर टांके को खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। इसीलिए उसे हमेशा ढक कर रखना इतना जरूरी है। बिल्कुल। तो पानी के ये गुण सिर्फ विज्ञान की किताबों में नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़े हैं। तो हमने देखा कि पानी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसके गुण कितने चमत्कारी हैं और ये इतिहास कैसे बना सकता है। लेकिन ये सब तब तक है जब तक पानी साफ है। जब हम उस पानी को गंदा कर देते हैं तो यही जीवन देने वाला पानी जीवन लेने वाला बन जाता है। और ये हमारी कहानी का सबसे स्याह और गंभीर पहलू है। एक नदी की कल्पना कीजिए जो पहाड़ों से निकलती है, उसका पानी क्रिस्टल क्लियर है, पारदर्शी। आप उसके तल के पत्थर तक देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो नदी मैदानों से, गांवों से और फिर शहरों से गुजरती है, उसका रंग बदलने लगता है। पानी मटमैला, गंदा, झाग वाला हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सब कुछ डाल देते हैं। फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, घरों की नालियों का गंदा पानी, पूजा का सामान, मरे हुए जानवर, सब कुछ। हम नदी को नदी नहीं, एक बहता हुआ कूड़ेदान समझ लेते हैं और वो साफ पानी जहर बन जाता है। और इस जहरीले पानी को पीने के नतीजे बहुत भयानक होते हैं। हाँ, गंदा पानी पीने से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं हैजा यानी कॉलेरा, डायरिया यानी दस्त और पीलिया जॉन्डिस। और इनमें से डायरिया बहुत खतरनाक हो सकता है ना, खासकर बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें शरीर का सारा पानी और नमक निकल जाता है। इसीलिए जैसे ही दस्त लगे तुरंत ORS का घोल पीना शुरू कर देना चाहिए। और अगर ORS ना हो तो घर पर ही 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर घोल बना लेना चाहिए। ये एक जान बचाने वाला नुस्खा है। और जहां तक पानी को साफ करने की बात है तो आज हमारे पास महंगे महंगे वाटर प्यूरिफायर्स हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका क्या है? सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका आज भी वही है जो हमारी दादियां नानियां करती थीं, पानी को उबालना। बॉइलिंग। हाँ, पानी को अच्छी तरह उबालने से उसके अंदर के ज्यादातर हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं और वो पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो आज का ये सफर हमें बहुत सी जगहों पर ले गया। हमने घड़सीसर और बावड़ियों की प्राचीन बुद्धिमत्ता को देखा, जहां पानी की हर बूंद की कीमत थी। फिर हमने तरुण भारत संघ और भीम संघ के रूप में आज के समुदायों की ताकत को समझा, जो उस पुरानी विरासत को जिंदा कर रहे हैं। हमने मृत सागर और दांडी यात्रा के बहाने पानी के हैरान करने वाले विज्ञान और उसकी ऐतिहासिक ताकत को जाना। और आखिर में हमने जल प्रदूषण की उस कड़वी सच्चाई का सामना किया जो हमारी लापरवाही का नतीजा है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं बस एक ही चीज सोच रहा हूँ। एक तरफ हमारे पास घड़सीसर और टांका जैसी हजारों साल पुरानी टिकाऊ तकनीकें हैं जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करती थीं। हाँ, और दूसरी तरफ आज के आधुनिक शहर हैं जहां ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग पानी के टैंकरों और बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम पानी की कमी का समाधान गलत जगह ढूंढ रहे हैं? क्या हम किसी नई जटिल तकनीक का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सबसे असरदार और टिकाऊ समाधान शायद हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने है, बस हमारे दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? अगला टॉपिक है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हाँ। आज की हमारी पड़ताल भारत की जड़ों से जुड़ी है। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी कला, खेती के अनोखे तरीके और कुछ कमाल के आविष्कार आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की विविधता और यहाँ के लोगों के हुनर की कहानी कहती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं भारत की मशहूर कला और शिल्प से। सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। इसका नाम तो बहुत सुना है, पर ये कहाँ की है और इसमें ऐसा क्या खास है? मधुबनी, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये बिहार के मधुबनी जिले की कला है। अच्छा। और ये कोई नई कला नहीं, बहुत पुरानी लोक कला है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कला म्यूजियम या गैलरी के लिए नहीं बनी थी। तो फिर मतलब कहाँ बनाई जाती थी? ये त्योहारों और खुशी के मौकों पर
एक तरह से घर की दीवारों और आंगन को सजाने के लिए बनाई जाती थी। उत्सव का हिस्सा थी ये। और ये बनती कैसे है? मैंने सुना है इसके रंग बहुत खास होते हैं। बिल्कुल, यही तो इसकी जान है। इसमें कोई भी केमिकल वाले रंग इस्तेमाल नहीं होते। सब कुछ प्रकृति से लिया जाता है। सब कुछ? हाँ, पिसे हुए चावल के घोल से इसका बेस बनता है और फिर उसमें रंग मिलाए जाते हैं, जैसे नीला रंग नील से, पीला हल्दी से और बाकी रंग अलग अलग फूलों और पेड़ों से। कमाल है, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक आर्ट। और इन पेंटिंग्स में दिखाया क्या जाता है? क्या विषय होता है इनका? इनमें ज्यादातर प्रकृति और जीवन का जश्न होता है। आपको इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां, ये सब देखने को मिलेगा। हर पेंटिंग आप कह सकते हैं कहानी कहती है। वाह, कला का प्रकृति से इतना गहरा जुड़ाव। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो अपनी गर्मी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पश्मीना शॉल। पश्मीना? कहते हैं ये बहुत गर्म होती है, पर ये बनती कैसे है? हाँ, इसकी गर्मी का तो कोई मुकाबला नहीं। ऐसा कहते हैं कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितनी गर्मी दे सकती है। 6 स्वेटर? ये बालों से बनती है, जिसे पश्मीना बकरी कहते हैं। अच्छा। और ये कोई आम बकरियां नहीं है। ये लद्दाख में करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बाप रे, -40 डिग्री? जी, और इसी भयानक ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर बालों की एक बेहद नरम और बारीक परत उगाती है। तो इनके बाल कितने पतले होते होंगे? इतने पतले कि उस बकरी के 6 बाल मिलाएंगे तब जाकर हमारे सिर का सिर्फ एक बाल बनेगा। सच में? सिर्फ एक बाल? हाँ, और इसी वजह से इन्हें मशीनों पर नहीं बुनाया जा सकता। ये कला पूरी तरह से कारीगरों के हाथ के हुनर पर टिकी है। तो मतलब एक शॉल बनाने में कितना वक्त लगता होगा? एक बुनकर को एक सादी शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे? मतलब एक कारीगर के लिए 1 महीने से भी ज्यादा का काम। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शॉल नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला सब्र और हुनर है। सही कहा। इसी हुनर की कड़ी में अगला नाम है पोचमपल्ली। ये किसी जगह का नाम है या किसी कला का? ये दोनों ही हैं। पोचमपल्ली असल में तेलंगाना के मुक्तापुर गांव की एक खास बुनाई कला है। उस गांव के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी इस खास बुनाई को ही पोचमपल्ली के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ की कौन सी चीज मशहूर है? यहाँ की पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। मतलब एक पूरे गांव की पहचान ही उसकी कला से बन गई। इनके अलावा भी तो कई और मशहूर कलाएं होंगी भारत में। हाँ, भारत तो इस मामले में खजाना है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शॉल, असम का सिल्क और कश्मीर की बारीक कढ़ाई, हर किसी की अपनी पहचान है। और कुछ? हाँ, एक और जरूरी बात, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, ये जगह भारत की इत्र राजधानी कहलाती है। इत्र की राजधानी? जी, यहाँ आज भी सदियों पुराने तरीके से फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। हाथ का ये हुनर तो कमाल है ही, लेकिन ये सरलता और कुशलता हमें सिर्फ कला में ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी तकनीक में भी दिखती है। जैसे कांसे को ही ले लीजिए। बिल्कुल, कांसा या ब्रॉन्ज एक बहुत महत्वपूर्ण धातु रही है। हमारे देश में आदिवासी लोग हजारों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। किस लिए? क्या बनाते थे इससे? इससे बर्तन, खूबसूरत मूर्तियां और यहाँ तक कि तोपें भी बनाई जाती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांसा प्रकृति में सीधे तौर पर नहीं मिलता। यह एक मिश्र धातु है, मतलब अलॉय। अच्छा, तो ये किन धातुओं को मिलाकर बनता है? मुझे हमेशा लगता था कि इसमें तांबा और जिंक होता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तांबा और जिंक को मिलाने से तो पीतल बनता है। ओह, तो कांसा कैसे बनता है? कांसे की असली पहचान है तांबा यानी कॉपर और टिन का मिश्रण। इन दोनों धातुओं को पिघलाकर मिलाया जाता है, तब जाकर कांसा बनता है। ये छोटा सा डिटेल है जो बहुत जरूरी है। लोगों की जिंदगी बदल दी। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि वाकई एक क्रांतिकारी आविष्कार है। इसे फ्रांस के लुई ब्रेल ने बनाया था। उनकी अपनी कहानी भी बहुत प्रेरणा देती है। क्या कहानी है उनकी? वो जब छोटे थे तो अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों में चोट लग गई थी और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ओह, तो फिर उन्होंने ये लिपि कैसे बनाई? उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वो हार नहीं मानना चाहते थे। इसी जुनून ने उन्हें एक ऐसा तरीका खोजने के लिए प्रेरित किया जिससे वो और उन जैसे लोग पढ़ सकें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित था, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जा सकता था। सिर्फ 6 बिंदुओं से पूरी की पूरी भाषा? ये तो कमाल का आइडिया है। यही तो उनकी प्रतिभा थी। ये पूरी लिपि सिर्फ 6 बिंदुओं यानी 6 डॉट्स पर आधारित है। हाँ,
हर अक्षर, हर संख्या, हर चिन्ह, सब कुछ इन्हीं 6 बिंदुओं के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। और अब तो तकनीक की मदद से इसे कंप्यूटर पर भी लिखा जा सकता है। ये तो हुई विज्ञान और तकनीक की बात। लेकिन भारत के कई हिस्सों में किसान आज भी बिना किसी लैब के प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अनोखे तरीकों से खेती कर रहे हैं, जैसे मिजोरम की झूम खेती। झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो असल में प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर मिजोरम में होती है। कैसे? इसमें क्या अलग करते हैं? इसमें एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसे परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन अपनी ताकत वापस पा सके। और उस दौरान जो पौधे उग जाते हैं, उनका क्या? हाँ, उस दौरान उस खाली जमीन पर जो भी बांस या जंगली पौधे उगाते हैं, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। तो फिर? उन्हें बस काटकर वहीं जला दिया जाता है। और जो राख बचती है, वो जमीन के लिए खाद का काम करती है। अच्छा, तो जमीन को जोतते भी नहीं है? बस मिट्टी को हल्का सा हिलाकर या खोदकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत टिकाऊ यानी सस्टेनेबल लगता है। बिल्कुल, ये खेती का एक टिकाऊ तरीका है जो जमीन का सम्मान करता है। मिजोरम से ही एक और अनोखी खेती का जिक्र है, टिन खेती। ये क्या है? ये खेती से ज्यादा जमीन के बंटवारे का एक सामाजिक तरीका है। मिजोरम में कई जगहों पर जमीन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, वो पूरे गांव की साझा संपत्ति होती है। तो फिर ये फैसला कैसे होता है कि कौन कहाँ खेती करेगा? लॉटरी से। एक लॉटरी निकाली जाती है जिससे यह तय होता है कि किस परिवार को खेती के लिए कितना जमीन का टुकड़ा मिलेगा। लॉटरी से जमीन का बंटवारा, ये तो बहुत ही अनोखा और लोकतांत्रिक तरीका है। पर इसे टिन खेती क्यों कहते हैं? इसका नाम इसके माप के तरीके पर पड़ा है। जमीन को एकड़ या बीघा में नहीं नापा जाता। तो कैसे मापते हैं? ये देखा जाता है कि एक टिन बीज को बोने के लिए कितनी जमीन चाहिए। उसी हिस्से को एक टिन जमीन कहते हैं। वाह, मतलब ज़रूरत के हिसाब से माफ। खेती की बात चल रही है तो एक नाम का जिक्र करना बहुत जरूरी है, ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल, उन्हें तो आनुवांशिकी यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने सारे प्रयोग किसी बड़ी लैब में नहीं, बल्कि एक मठ के बगीचे में किए थे। और उन्होंने ऐसा क्या खोजा जो इतना बड़ा मील का पत्थर बन गया? उन्होंने 7 साल तक लगभग 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए। 28,000? जी, उन्होंने ध्यान दिया कि पौधों में कुछ गुण जोड़ियों में आते हैं। जैसे मटर का बीज या तो खुरदुरा होगा या चिकना, या फिर उसका रंग या तो पीला होगा या हरा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीज आधा चिकना और आधा खुरदुरा हो। तो यहीं से वो नींव पड़ी जिसे आज हम जेनेटिक्स और डीएनए कहते हैं। एक मठ के बगीचे से इतनी बड़ी खोज। जी हाँ, उनकी इसी खोज ने हमें समझाया कि गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई। पहली है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की सबसे जानी मानी वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक हैं। वो आंध्र प्रदेश से हैं। वेट लिफ्टिंग उस जमाने में तो लड़कियों के लिए ये सोचना भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही वजन उठाना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र से? हाँ, जब लोग कहते थे कि ये लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज उनका रिकॉर्ड है कि वो एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। 130 किलो? और भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। वाकई एक प्रेरणा। अगला नाम है वहीदा प्रिज्म, नौसेना में डॉक्टर और वो भी परेड कमांडर। हाँ, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की कहानी असाधारण है। वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक छोटे से गांव थन्ना मंडी की रहने वाली हैं। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ये है कि वो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली महिला थीं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। एक पूरी परेड की कमान, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत बड़ी। परेड के दौरान कमांडर को कुल 36 निर्देश यानी कमांड्स देने होते हैं और आवाज इतनी बुलंद और साफ होनी चाहिए कि सबसे पीछे खड़े जवान तक भी पहुंचे। सही बात है। उनके नाम प्रिज्म के पीछे भी कोई कहानी है? जी, ये नाम उनके पिताजी ने उन्हें दिया था। प्रिज्म वो कांच होता है जो सूरज की रोशनी को 7 अलग-अलग रंगों में बिखेर देता है। अच्छा। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भी वैसी ही पहचान बनाए और उन्होंने ये कर दिखाया। क्या बात है। और अब बात चमकता सितारा कही जाने वाली सूर्यमणि की। उन्हें गर्ल स्टार भी कहते हैं। सूर्यमणि का जीवन और काम झारखंड के जंगलों और वहां के आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उन्होंने सिर्फ आंदोलन ही किया या कोई ठोस कदम भी उठाया? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने तोरंग नाम का एक केंद्र खोला। तोरंग, इसका क्या मतलब है? उनकी कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। ये केंद्र एक स्कूल जैसा है जहां वो बच्चों को उनकी संस्कृति, जड़ी बूटियों का ज्ञान और बांस से चीजें बनाने की कला सिखाती हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है। और इससे भी बढ़कर उन्होंने जंगल अधिकार कानून 2007 को लागू कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या है ये कानून? ये कानून कहता है कि जो आदिवासी समुदाय कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल की जमीन और वहां उगने वाली चीजों पर हक है। उन्हें वहां से कोई हटा नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा अधिकार है। अंत में चलते चलते कुछ त्योहारों और नृत्यों की भी बात कर लेते हैं। चिराव नृत्य कहाँ का है? चिराव नृत्य मिजोरम का एक बहुत ही सुंदर और रोमांचक पारंपरिक नृत्य है। इसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। बैम्बू डांस, इसे करते कैसे हैं? इसमें जमीन पर बांस की लंबी लंबी डंडियों को जोड़ों में रखा जाता है। 2 लोग डंडियों के सिरों को पकड़कर बैठते हैं और ढोल की ताल पर उन डंडियों को एक साथ जमीन पर पीटते हैं और खोलते बंद करते हैं। और डांसा? और डांसर उन्हीं डंडियों के बीच में और बाहर ताल के साथ कूदते हुए नाचते हैं। मतलब डांसरों को बांस की डंडियों के साथ गजब का तालमेल बिठाना होता होगा। जरा सी चूक से तो चोट भी लग सकती है। बिल्कुल। इसमें फुर्ती, संतुलन और तालमेल का कमाल का प्रदर्शन होता है। और असम के बिहू त्योहार के बारे में क्या खास है? बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है। यह असल में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है, जनवरी के महीने में। इसकी कोई खास परंपरा? इसकी एक खास परंपरा है भेला घर बनाना। ये बांस और घास से बना एक अस्थायी घर या झोपड़ी होती है। अच्छा, और फिर उसका क्या करता है? त्योहार के दौरान लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, दावत करते हैं, गाते नाचते हैं और त्योहार के अंत में इसे जला दिया जाता है। तो आज हमने भारत की कला, तकनीक, खेती के तरीकों और कुछ खास लोगों के बारे में जाना। हर कहानी में एक चीज समान है, इंसानी कौशल और प्रकृति के साथ उसका गहरा रिश्ता। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान, कड़ी मेहनत और वैज्ञानिक सोच एक साथ मिलकर समाज को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब सब कुछ मशीनों से और तेजी से हो रहा है, इन हाथ से बनने वाली कलाओं और प्रकृति से जुड़े पारंपरिक तरीकों को बचाए रखना सिर्फ एक शौक है या हमारी जरूरत? अगला टॉपिक है CTET EVS पेडागोजी, अवधारणा और महत्व। ये CTET का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि NCF 2005 के सपनों जैसा एक आदर्श EVS क्लासरूम कैसा दिखता है, उसकी नींव क्या है, उसकी दीवारें किन सिद्धांतों पर खड़ी हैं और उसमें एक शिक्षक की भूमिका असल में क्या होती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि EVS पेडागोजी वो कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। अच्छा, वो एक सोच है, एक दर्शन है। अगर वो सोच पकड़ में आ गई तो हर सवाल आसान लगने लगता है। तो चलिए इस आदर्श क्लासरूम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नींव रखनी होगी। सोर्स नोट्स बताते हैं कि EVS की प्रकृति एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। जी। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। हाँ, लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है तो क्या वो सोचता है कि मैं क्या सीख रहा हूँ? हाँ, कि अभी मैं लोगों से मिलकर समाज शास्त्र समझ रहा हूँ या ये फल सब्जियां देखकर जीव विज्ञान सीख रहा हूँ? नहीं, वो तो बस बाजार घूम रहा होता है। बिल्कुल। उसके लिए वो सब एक ही अनुभव है, बाजार जाना। EVS का इंटीग्रेटेड अप्रोच बस इसी सच्चाई को क्लासरूम में लाता है। अच्छा। ये विषय को बच्चे की नजर से देखता है, न कि एक वैज्ञानिक की नजर से। इसीलिए कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। इन तीनों को मिला दिया जाता है। हाँ, इन तीनों को मिलाकर एक विषय बनता है EVS। ये बहुत ही शानदार तरीका है समझाने का। मतलब बच्चे की दुनिया जैसी है उसे वैसा ही दिखाया जाता है, टुकड़ों में बांटकर नहीं। सही। लेकिन इसी लॉजिक से एक और सवाल उठता है। पूछिए। अगर ये इतना ही स्वाभाविक है तो कक्षा 1 और 2 में EVS की अलग से किताब ही क्यों नहीं है? ये NCF 2005 का एक बहुत सोचा समझा कदम है। अच्छा,
उन शुरुआती सालों में बच्चों पर विषयों का बोझ डालने के बजाय पर्यावरण की समझ को उसको उनकी भाषा और गणित की पढ़ाई में ही गूंथ दिया जाता है। मतलब अलग से विषय नहीं बनाया। नहीं, जैसे जब बच्चे गणित में 1, 2, 3 सीखते हैं तो उन्हें 1 पेड़, 2 चिड़िया, 3 फूल जैसे उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, समझ गई। या जब वे भाषा में कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में एक नदी, एक जंगल या गांव का जिक्र होता है। तो पर्यावरण उनके सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, कोई अलग से रटने वाला विषय नहीं। समझ गए। तो क्लासरूम की नींव है एकीकृत सोच। अब इस नींव पर पहली दीवार खड़ी करते हैं NCF 2005 के उद्देश्य। जी। पहला और सबसे जरूरी उद्देश्य बताया गया है स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। हाँ, और इसका गहरा मतलब यह है कि NCF 2005 मानता है कि बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट नहीं है। वो स्कूल में अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर आता है, अपना घर, अपनी गली, अपने अनुभव। सही। असली EVS की पढ़ाई तब शुरू होती है जब हम उस दुनिया को क्लासरूम में सम्मान देते हैं और उसे किताबी ज्ञान से जोड़ते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे अगर क्लास में पानी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो चर्चा सिर्फ पानी के फॉर्मूले H2O तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो कहाँ से शुरू होनी चाहिए? चर्चा यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, या क्या आपने कभी पानी की कमी महसूस की है। अच्छा, मतलब किताब सिर्फ एक औजार है, असली लैब तो बच्चे का जीवन है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा उद्देश्य है रटंत विद्या का अंत। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लगता है कि अगर बच्चों को परिभाषाएं या जरूरी शब्द याद नहीं कराएंगे तो क्या उनकी वोकैबुलरी कमजोर नहीं हो जाएगी? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। परीक्षा में सही शब्द लिखना भी तो जरूरी है। देखिए, NCF परिभाषाओं का दुश्मन नहीं है, वो रटने का दुश्मन है। अच्छा, रटने का। हाँ, लक्ष्य ये है कि बच्चा परिभाषा खुद बनाए, उसे रटे नहीं। मतलब अपनी समझ से बनाए। हाँ, अगर आप बच्चे से पूछें कि परिवार क्या है तो उसे किताब की परिभाषा दोहराने की जरूरत नहीं है, वो अपने अनुभव से बताएगा। मेरे परिवार में मम्मी, पापा और दादी हैं। बिल्कुल, हम साथ में खाना खाते हैं, ये उसका अपना सच है और यही उसकी समझ है। शब्द अपने आप आते हैं जब कॉन्सेप्ट साफ हो। EVS में क्या है से ज्यादा जरूरी कैसा है और क्यों है। मतलब समझ बनाने पर फोकस है, शब्दकोश बनाने पर नहीं। सही। इसी से जुड़ा तीसरा उद्देश्य है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नोट्स कहते हैं कि NCF बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानता है। बिल्कुल, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों से 1-2 एक्टिविटी करा दी जाए। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि क्लासरूम का माहौल ही खोजबीन वाला हो। शिक्षक को इस बात से सहज होना पड़ेगा कि क्लास हमेशा शांत और व्यवस्थित न दिखे। अच्छा। जब बच्चे खोज करते हैं तो शोर होता है, सवाल उठते हैं, गलतियां होती हैं। और यही असली सीखने का माहौल है। हाँ, जैसे ये पढ़ाने के बजाय कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं, शिक्षक बच्चों को बाहर ले जाकर एक चींटी के रास्ते में पेंसिल रखकर देखने को कह सकता है, ताकि वो खुद देखें। हाँ, बच्चे खुद देखेंगे कि चींटियां कैसे रास्ता ढूंढती हैं। ये अनुभव वे कभी नहीं भूलेंगे। और इस पूरी सोच का चौथा स्तंभ है बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। सही बात। यानी बस्ते का वजन कम और समझ का वजन ज्यादा। एकदम। जब सीखना जीवन से जुड़ा हो, जब बच्चे खुद करके सीख रहे हों, तो ज्ञान बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल बन जाता है, एक रोमांच बन जाता है। और यही EVS का असली लक्ष्य है। बिल्कुल। तो अब हमारे आदर्श क्लासरूम की नींव और 4 दीवारें तैयार है। अब इसके अंदर का ढांचा तैयार करते हैं, EVS का दायरा और थीम्स। इसमें कुछ खास स्किल्स पर जोर दिया गया है, जैसे अवलोकन और वर्गीकरण। हाँ, ये EVS की सबसे जरूरी स्किल्स हैं। अवलोकन का मतलब है अपने आसपास की चीजों को बस देखना नहीं, बल्कि गौर से देखना। गौर से देखना। पत्तियों की बनावट में क्या फर्क है, आसमान का रंग दिन में क्यों बदलता है। ये आदत बच्चों में वैज्ञानिक सोच की नींव रखती है। और वर्गीकरण का मतलब है देखी हुई चीजों को समानता और अंतर के आधार पर छांटना। जैसे कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चे, कौन सी सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं और कौन सी ऊपर। अच्छा, इससे जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। सही। ये सिर्फ वैज्ञानिक सोच तक ही सीमित नहीं है, इसमें बच्चों को अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने की भी बात है। बिल्कुल। EVS सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, ये मूल्यों और संवेदनाओं के बारे में भी है। ये सिखाना कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, या अपने से अलग दिखने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। हाँ,
ये बच्चों में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक होने की भावना पैदा करता है। ईवीएस का काम सिर्फ एक अच्छा छात्र बनाना नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भी है। इसी में लैंगिक भेदभाव मतलब जेंडर बायस को दूर करने की भी बात कही गई है। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। क्लासरूम में इसे कैसे संभाला जा सकता है? इसे सीधे लेक्चर देकर नहीं बल्कि चर्चा के माध्यम से संभाला जाता है। अच्छा। मैंने एक स्कूल में देखा था जहां ईवीएस शिक्षक ने बच्चों को एक हफ्ते के लिए घर पर कौन क्या काम करता है कि लिस्ट बनाने को कहा। जब वो लिस्ट क्लास में डिस्कस हुई तो ज्यादातर बच्चों ने लिखा माँ खाना बनाती है और पापा ऑफिस जाते हैं, जो कि आमतौर पर होता है। हाँ, तब शिक्षक ने बस एक सवाल पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि पापा खाना बनाएं और माँ ऑफिस जाएं? और इस सवाल से चर्चा शुरू हुई होगी। बिल्कुल, उस सवाल से जो चर्चा शुरू हुई वो किसी भी लेक्चर से ज्यादा असरदार थी। बच्चों ने खुद ही रूढ़िवादी सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही प्रभावी तरीका है। जी, तो ईवीएस सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि बच्चों में सही मूल्य और स्किल्स डालने के बारे में भी है। हाँ, लेकिन इतने बड़े दायरे को एक सिलेबस में कैसे बांधा जाता है? क्या बच्चों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है? नहीं, यहीं पर एनसीएफ का सबसे शानदार आइडिया सामने आता है। क्या है वो? सिलेबस टॉपिक्स पर नहीं बल्कि थीम्स पर आधारित हैं। कुल 6 मुख्य थीम्स हैं। अच्छा, थीम्स। हाँ, जो बच्चे के जीवन के अनुभवों से सीधे जुड़ी हैं। ये इस क्लासरूम के 6 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन सी हैं ये? पहली है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर भोजन, पानी, आवास, यात्रा, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल। हाँ, और छठी है हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। और परिवार और मित्र थीम के अंदर 4 सब थीम भी हैं: संबंध, कार्यखेल, जानवर और पौधे। सही, ये बहुत तार्किक लगता है क्योंकि जानवर और पौधे ही तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और थीम आधारित सिलेबस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्ञान टुकड़ों में नहीं दिया जाता। मतलब सब जुड़ा रहता है। हाँ, जब बच्चे भोजन थीम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ खाने की चीजों के नाम नहीं सीखते, वे ये भी सीखते हैं कि भोजन खेतों में कैसे उगता है, जो कि विज्ञान हो गया। हाँ, उसे देश के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाता है, जो सामाजिक विज्ञान हो गया। और त्योहारों पे क्या खास बनता है, वो संस्कृति हो गई। बिल्कुल, एक ही थीम के जरिए वे कई विषय एक साथ सीख जाते हैं। तो अब हमारे क्लासरूम का पूरा ढांचा तैयार है, लेकिन इस क्लासरूम को चलाएगा कौन? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक ईवीएस शिक्षक की भूमिका क्या है? नोट्स कहते हैं कि शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि सुगम करता है, फैसिलिटेटर। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षक का काम जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। अच्छा, वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां बच्चे खुद जवाब ढूंढ सके। जैसे अगर कोई बच्चा पूछता है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, तो एक पारंपरिक शिक्षक शायद सीधे जवाब दे देगा, पर एक सुगमकर्ता क्या करेगा? एक सुगमकर्ता कहेगा, बहुत अच्छा सवाल है, चलो हम मिलकर इसका पता लगाते हैं। हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें इसका जवाब मिल सके? वो बच्चों को प्रयोग करने या किताब ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो वो ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला गाइड है। बिल्कुल सही। इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षक को बच्चों के स्थानीय ज्ञान यानी लोकल नॉलेज को महत्व देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब तो पूरे देश के लिए बनती है, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक स्थानीय दुनिया होती है। सही बात है। अगर किताब में किसी जड़ी बूटी का नाम तुलसी लिखा है और कोई बच्चा उसे अपनी स्थानीय बोली में कुछ और कहता है, तो शिक्षक को उसे गलत नहीं कहना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, उसे बच्चे के ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और उसे किताबी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा। बहुत बढ़ता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी दुनिया और भाषा भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं जो सीधे परीक्षा से जुड़ा है। पेडागॉजी के सवालों को हल करने के लिए कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात की गई है। ये वो विकल्प है जो अक्सर गलत होते हैं। हाँ, इसे एक तरह की एग्जाम हैक कह सकते हैं। अच्छा, ईवीएस पेडागॉजी के सवालों में कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो एनसीएफ 2005 के पूरे दर्शन के ही खिलाफ होते हैं। अगर दर्शन समझ लिया तो वो पहचान में आ जाएंगे तुरंत। जैसे कोई भी विकल्प जो परिभाषा याद कराने, रटने या कंठस्थ करने पर जोर दे, वो लगभग हमेशा गलत होता है। ठीक है। कोई भी विकल्प जो बच्चों को अनुशासन में रखने, डांटने या किसी भी आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की बात करे, वो बाल केंद्रित शिक्षा के खिलाफ है। हाँ, इसी तरह जो विकल्प सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहने की बात करे, वो भी गलत है।
और भी हैं, जैसे बच्चों को ग्रेड नंबर देना या उनकी रैंकिंग करना। बिल्कुल। ये बताना कि कौन होशियार है और कौन कमजोर, ये बच्चों में हीन भावना पैदा करता है। और सीखने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और आखिरी चीज, कठिन या तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना। ईवीएस की भाषा सरल और बच्चों के समझने लायक होनी चाहिए। तो परीक्षा में जब भी कोई विकल्प इन नकारात्मक बातों में से किसी एक को भी बढ़ावा देता दिखे, तो बहुत संभावना है कि वो सही उत्तर नहीं है। सही। तो आज की इस चर्चा का साल ये है कि ईवीएस पेडागॉजी का पूरा ढांचा बाल केंद्रित है। हमारा आदर्श क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सवाल पूछने से डरते नहीं, गलतियां करने से घबराते नहीं, और किताबों से ज्यादा अपनी जिंदगी से सीखते हैं। एकदम सही। इसमें शिक्षक एक गाइड है, ज्ञान का स्रोत नहीं। और मूल्यांकन का उद्देश्य ये जांचना नहीं कि बच्चे को कितने तथ्य याद हैं, बल्कि ये देखना है कि उसकी समझ, अवलोकन क्षमता और अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता कितनी विकसित हुई है। बिल्कुल। सफलता इस बात में है कि बच्चा कितना जिज्ञासु बनता है, ना कि इस बात में कि उसे कितनी परिभाषाएं याद हैं। इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जी। अगर शिक्षा का असली उद्देश्य करके सीखना, सवाल पूछना और जिज्ञासा जगाना है, तो हमारा पारंपरिक परीक्षा सिस्टम, जो अक्सर सिर्फ याद करने की क्षमता को ही परखता है, इस उद्देश्य को पूरा करने में कितना सफल है। तो अगला टॉपिक है सीटेट ईवीएस पेडागॉजी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छे शिक्षक और एक, कह सकते हैं, साधारण शिक्षक में असल फर्क क्या होता है। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीकों के बारे में नहीं है, ये बच्चे के दिमाग को समझने और उसे सीखने के लिए तैयार करने की कला के बारे में है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पढ़ाने के सबसे बुनियादी सवाल से। क्लास में जानकारी बच्चों तक पहुंचाई कैसे जाए। इन नोट्स में पहली लाइन में व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड को ईवीएस के लिए सबसे खराब बताया गया। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हमारे ज्यादातर स्कूल कॉलेज तो इसी तरीके से चलते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेक्चर मेथड आसान है ना, एक टीचर 50 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ईवीएस जैसे विषय के लिए ये कारगर नहीं है। ईवीएस का मतलब है पर्यावरण अध्ययन, यानी अपने आसपास की दुनिया को जानना। अब आप सिर्फ बोलकर बच्चों को पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में वो महसूस नहीं करा सकते। बच्चे इसमें निष्क्रिय मतलब पैसिव होकर बस सुनता है, जबकि सीखना एक सक्रिय, एक एक्टिव प्रक्रिया है। तो अगर लेक्चर नहीं तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? नोट्स में सबसे ऊपर क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का नाम है। हाँ, और इसकी वजह बहुत गहरी है। जब बच्चा फील्ड ट्रिप पर जाता है तो वो सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता या कानों से नहीं सुनता, वो उस जगह की गंध महसूस करता है, पत्तों को छूता है, जमीन पर चलता है। अच्छा। मतलब उसका पूरा शरीर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। एम्बॉडीड कॉग्निशन? हाँ, जब आपका शरीर किसी अनुभव में शामिल होता है तो दिमाग उस जानकारी को याद रखने के लिए कई रास्ते बना लेता है। लेक्चर में सिर्फ एक रास्ता बनता है, कान से दिमाग तक। फील्ड ट्रिप में 100 रास्ते बनते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मुझे आज भी अपने स्कूल की वो फील्ड ट्रिप याद है जब हम एक पोस्ट ऑफिस गए थे। इतिहास की 100 तारीखें शायद भूल गया हूं, पर वो अनुभव आज भी याद है कि चिट्ठियों पर स्टैंप कैसे लगता था। शायद यही इसकी ताकत है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये प्रैक्टिकल है? एक टीचर के पास इतना समय, पैसा और सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब कहां से आएगा? ये एक बहुत जायज सवाल है, और इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते बच्चों को बाहर ले जाया जाए। लेकिन साल में 2 या 3 बार भी अगर ऐसा अनुभव दिया जाए तो वो बच्चों की सोच पर हमेशा के लिए असर डालता है। वो एक इवेंट बन जाता है, सिर्फ एक और क्लास नहीं। और फील्ड ट्रिप का मतलब हमेशा किसी बड़ी जगह पे जाना नहीं होता। अच्छा। स्कूल का बगीचा, पास का तालाब या पास में काम कर रहे किसी कुम्हार के पास जाना भी एक शक्तिशाली फील्ड ट्रिप है। अच्छा, मतलब छोटे पैमाने पर भी ये संभव है। जी। फील्ड ट्रिप के बाद नोट्स में कहानी सुनाने यानी स्टोरी टेलिंग का जिक्र है, ये कैसे काम करता है? कहानियां दिमाग के लिए भाषा का सबसे नेचुरल फॉर्म है। जब आप बच्चे को बताते हैं कि पानी बचाओ ये जरूरी है, तो ये एक नियम है, एक इंस्ट्रक्शन है। हाँ। लेकिन जब आप उसे एक ऐसी चिड़िया की कहानी सुनाती हैं जिसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, तो बच्चा उस विषय से इमोशनली जुड़ जाता है। उसे नियम याद नहीं करना पड़ता, वो उस चिड़िया का दर्द महसूस करता है।
कहानियां कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को तो जगाती ही हैं, साथ ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान और यादगार बना देती हैं। लेकिन चर्चा यानी डिस्कशन को लेकर मेरा एक अनुभव है कि ये अक्सर भटक जाती हैं। 5 बच्चे बात करते हैं और बाकी 25 बच्चे शोर मचाते हैं। इन नोट्स में क्या ऐसा कुछ है जो बताता है कि एक प्रोडक्टिव डिस्कशन को मैनेज कैसे किया जाए? हाँ, यहाँ पर शिक्षक का रोल पूरी तरह बदल जाता है। वो लेक्चरर नहीं बल्कि एक मॉडरेटर या फैसिलिटेटर बन जाता है। फैसिलिटेटर। एक अच्छी चर्चा के लिए सबसे जरूरी है एक सुरक्षित माहौल बनाना, जहां बच्चे को पता हो कि गलत जवाब देने पर उसका मजाक नहीं उड़ेगा। शिक्षक का काम सही जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है, या क्या कोई और तरीका हो सकता है इसे सोचने का। यहाँ मकसद सही उत्तर तक पहुँचना नहीं है, मकसद है बच्चों को सोचने की प्रक्रिया में शामिल करना। मतलब प्रोसेस ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट से। इसी लिस्ट में एक और तरीका है दत्त कार्य या असाइनमेंट। लेकिन क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? कई बार असाइनमेंट बच्चे नहीं, उनके माता पिता करने लगते हैं, तो फिर एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग का मकसद तो वहीं खत्म हो गया। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ऐसा होता है और इसीलिए असाइनमेंट का डिजाइन बहुत मायने रखता है। ओके। इसका असली मकसद होमवर्क की कॉपी भरना नहीं है। मकसद यह है कि सीखना स्कूल की दीवारों में कैद होकर ना रह जाए। बच्चा जो क्लास में सीख रहा है उसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ पाए। जैसे अगर क्लास में पत्तियों के आकार के बारे में पढ़ा है तो असाइनमेंट ये नहीं होना चाहिए कि 5 तरह की पत्तियों के चित्र बनाओ। असाइनमेंट ये होना चाहिए कि अपने घर के आसपास देखो और पता लगाओ कि सबसे बड़ी पत्ती किस पेड़ की है और सबसे छोटी किस पौधे की। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल। इसमें माता पिता मदद कर सकते हैं, लेकिन काम बच्चे को ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये बेहतरीन तरीके हैं, फील्ड ट्रिप, कहानी, चर्चा। लेकिन इन तरीकों को क्लास में लागू करने के लिए हमें कुछ औजारों की भी जरूरत पड़ेगी। यहीं पर शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का रोल आता है ना? बिल्कुल। अगर पढ़ाने के तरीके गाड़ियां हैं तो TLM वो पेट्रोल है जो उन्हें चलाता है। और नोट्स के हिसाब से इसमें सबसे असरदार है दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे कोई वीडियो क्लिप या डॉक्यूमेंट्री। हाँ। और ये सबसे ज्यादा असरदार क्यों है? इसके पीछे डुअल कोडिंग थ्योरी का सिद्धांत काम करता है। डुअल कोडिंग थ्योरी? हाँ, जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग एक ही जानकारी को 2 अलग-अलग फाइलों में सेव करता है, एक विजुअल फाइल और एक ऑडियो फाइल। जब आपको वो जानकारी याद करनी होती है तो आपके पास उसे रिकॉल करने के 2 रास्ते होते हैं। इससे याद रखना दोगुना आसान हो जाता है। सही बात है। सिर्फ पढ़ने या सिर्फ सुनने के मुकाबले देखना और सुनना एक साथ हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है। इन सामग्रियों में एक बहुत ही जमीनी विचार दिया गया है, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसा हमने पहले बात की, क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? देखिए, समुदाय का मतलब है हमारे आसपास के लोग, और ये एक सीखने का एक ऐसा खजाना है जिसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अगर बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाना है तो माली से बेहतर शिक्षक कौन हो सकता है? सही बात है। अगर बीमारियों के बारे में बात करनी है तो किसी स्थानीय डॉक्टर या नर्स को बुलाने से बेहतर क्या होगा? ये लोग किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अपने जीवन का अनुभव लेकर आते हैं। और रही व्यवहारिकता की बात, तो ये रोज नहीं करना है, ये खास मौकों के लिए है जो सीखने को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। और टेक्स्ट बुक? ज्यादातर स्कूलों में तो वही ज्ञान का केंद्र होती है। नोट्स कहते हैं कि ये एकमात्र स्रोत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें टेक्स्ट बुक का सम्मान करना है, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी है। ठीक है। टेक्स्ट बुक एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम मंजिल नहीं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि किताब में लिखी बात को दूसरे स्रोतों से कैसे जांचना है, जैसे अखबार, इंटरनेट। हाँ, या लोगों से बात करके। जब बच्चा ये सीख जाता है तो वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक छोटा सा रिसर्चर बन जाता है, और यहीं से आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। तो हमने पढ़ाने के तरीके और उनके औजारों पर बात कर ली, लेकिन ये सब कितना कारगर रहा, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर मूल्यांकन और आकलन यानी इवैल्यूएशन और असेसमेंट की भूमिका आती है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ परीक्षा और नंबरों से जोड़कर देखते हैं।
और यही शिक्षा की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आकलन का असली मकसद बच्चे पर फेल या पास का ठप्पा लगाना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका असली मकसद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ रही कमियों को पहचानना। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है, बीमारी का पता लगाना ताकि सही इलाज हो सके। अच्छा उदाहरण है। अगर बच्चा गणित में कमजोर है तो आकलन को ये बताना चाहिए कि वो कहाँ कमजोर है, जोड़ने में, घटाने में या गुणा करने में, ताकि शिक्षक सिर्फ उसी खास कमी पर काम कर सके। इसी सिलसिले में CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का जिक्र है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगते हैं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। जी। सतत यानी कंटीन्यूअस। इसका मतलब है कि आकलन सिर्फ साल के आखिर में होने वाली एक बड़ी परीक्षा नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक कह सकते हैं वार्षिक हेल्थ चेकअप के बजाय एक फिटनेस ट्रैकर की तरह है, जो आपको हर दिन बताता है कि आप कहाँ हैं और आपको क्या सुधार करने की जरूरत है। सही है। क्लास में सवाल पूछना, बच्चों को ऑब्जर्व करना, छोटा सा क्विज लेना, ये सब सतत आकलन का हिस्सा है। और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक का मतलब है कि हम सिर्फ बच्चे के दिमाग का नहीं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर रहे हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि उसे विज्ञान के तथ्य याद हैं या नहीं, बल्कि ये भी कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काम कर पाता है या नहीं। सहयोग। हाँ, सहयोग। वो अपनी बात साफ साफ कह पाता है या नहीं, मतलब संचार। वो खेल में कैसा है, संगीत में कैसा है, ये बच्चे को एक होलिस्टिक नजरिए से देखता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। नोट्स में 2 और शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके मकसद में जमीन आसमान का फर्क है। सीखने के लिए आकलन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो है जो सिखाने के दौरान होता है। दौरान। हाँ, इसका मकसद सुधार करना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक शेफ जो सूप बनाते समय उसे बार बार चख कर देखता है कि नमक मिर्च ठीक है या नहीं, ताकि वो उसे और बेटर बना सके। एग्जैक्टली। इसे रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, और CTT के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरा, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सिखाने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद होता है। इसका मकसद जजमेंट देना है, ग्रेड या रैंक बताना। अच्छा। जैसे जब शेफ ने सूप बनाकर मेहमानों के सामने रख दिया, तब उनसे पूछना कि सूप कैसा बना। अब वो उसमें सुधार नहीं कर सकता, सिर्फ फैसला सुन सकता है। हमारी वार्षिक परीक्षाएं। बिल्कुल, हमारी वार्षिक परीक्षाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सिखाने में मदद करता है, दूसरा सिर्फ नतीजा सुनाता है। ये शेफ वाला उदाहरण शानदार है, अब ये कभी नहीं भूलेगा। तो अगर हमें ये रचनात्मक आकलन करना है तो सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास उपकरणों की जरूरत होगी। नोट्स का अगला सेक्शन इसी पर है और इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क किया गया है। इसमें सबसे पहले है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को बच्चों के आकलन का सबसे बेहतरीन और व्यापक तरीका माना जाता है। ये सिर्फ एक फाइल या फोल्डर है जिसमें बच्चे के साल भर के कामों का एक व्यवस्थित कलेक्शन होता है। लेकिन इसमें सिर्फ उसके टेस्ट पेपर नहीं होते, इसमें उसकी बनाई सबसे अच्छी पेंटिंग हो सकती है, किसी विषय पर लिखा एक लेख हो सकता है, उसकी अच्छी हैंडराइटिंग का एक नमूना हो सकता है, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट की तस्वीर हो सकती है। ये एक बच्चे की पूरी कहानी कहता है, सिर्फ नंबरों में नहीं। तो ये एक तरह से एक कलाकार के पोर्टफोलियो जैसा है, जो उसके सबसे अच्छे कामों को दिखाता है। बिल्कुल, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे बच्चे की क्रमिक प्रगति मतलब प्रोग्रेस ओवर टाइम साफ दिखती है। अच्छा। हम देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में उसकी ड्राइंग कैसी थी और साल के अंत तक उसने कितनी तरक्की की है। मेरे एक साथी शिक्षक ने एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जो पढ़ाई में बहुत कमजोर माना जाता था, लेकिन उसके पोर्टफोलियो में उसके बनाए हुए मिट्टी के खिलौनों की तस्वीरें थीं जो कमाल की थीं। पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके माता पिता ने अपने बच्चे की तारीफ सुनी। उस एक पोर्टफोलियो ने बच्चे का और उसके परिवार का स्कूल के प्रति नजरिया ही बदल दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली टूल है। अगला है दृष्टांत अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये क्या चीज है? इसे आप बच्चे के व्यवहार का शब्दों में लिखा गया CCTV फुटेज समझ सकते हैं। ओके। इसमें शिक्षक बच्चे के जीवन की किसी खास घटना या व्यवहार का एक छोटा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव ब्यौरा रखता है। यहाँ जजमेंट या अपनी राय नहीं लिखनी है,
सिर्फ जो हुआ वो लिखना है। अच्छा, सिर्फ फैक्ट्स। हाँ, जैसे आज राहुल ने अपना टिफिन बिना कहे प्रिया के साथ शेयर किया, या आज खेल के मैदान में धक्का लगने पर रोहन ने दूसरे बच्चे को मारा। ये छोटी छोटी तथ्यात्मक टिप्पणियां बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में वो बातें बताती हैं जो कोई टेस्ट नहीं बता सकता। रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट तो काफी सीधे लगते हैं, इनमें क्या कोई खास बात है? ये बहुत सरल लेकिन बहुत उपयोगी उपकरण है, खासकर जब आपको जल्दी से जानकारी इकट्ठी करनी हो। इनमें बस एक मूल अंतर याद रखना है। चेकलिस्ट में जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में होता है। हाँ या नहीं। जैसे क्या बच्चा रोज होमवर्क करता है? हाँ नहीं। ये किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचने के लिए अच्छा है, जबकि रेटिंग स्केल किसी गुण की मात्रा या स्तर को बताता है, जैसे बच्चे के व्यवहार को 1 से 5 के पैमाने पर रेट करना। 3 स्टार या 5 स्टार देना। बिल्कुल, एक है या नहीं बताता है, दूसरा कितना है बताता है। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, सवाल पूछने की कला और नक्शे का इस्तेमाल। नोट्स में 2 तरह के सवाल हैं, मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले। तो एक बंद अंत वाला सवाल मेमोरी की जांच करता है, जबकि एक मुक्त अंत वाला सवाल सोच की जांच करता है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। बंद अंत वाले प्रश्न मतलब क्लोज्ड एंडेड वो हैं जिनका सिर्फ एक सही उत्तर होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? इसका जवाब सिर्फ नई दिल्ली है। ये रटने की शक्ति को जांचता है। लेकिन मुक्त अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड वो है जिनके कई सही उत्तर हो सकते हैं। जैसे अगर आपके गांव में 1 हफ्ते तक बिजली ना आए तो क्या क्या होगा? अच्छा, इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। हर बच्चा अपनी कल्पना, अपने अनुभव के हिसाब से अलग-अलग जवाब देगा। यही सवाल बच्चों को सोचने, कल्पना करने और अपनी राय बनाने पर मजबूर करते हैं, जो ईवीएस का असली मकसद है। और आखिर में क्लास में नक्शा पढ़ाने के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है। इससे बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है? नक्शा पढ़ाना सिर्फ जगहों के नाम रटना नहीं है। इससे बच्चों में सापेक्ष स्थिति की समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन विकसित होती है। सापेक्ष स्थिति? हाँ, इसमें 3 चीजें शामिल हैं: स्थान, लोकेशन, दूरी, डिस्टेंस, और दिशा, डायरेक्शन। यानी बच्चा ये समझने लगता है कि कोई जगह किसी दूसरी जगह के संबंध में कहाँ, कितनी दूर और किस दिशा में है। जैसे मेरा घर स्कूल के पूर्व में है, लगभग 1 किलोमीटर दूर। ये एक बहुत जरूरी जीवन कौशल है। आज हमने ईवीएस पेडागोजी के हसीन बिंदुओं को समझा। सार यह है कि बच्चों को सिखाने के लिए लेक्चर जैसे निष्क्रिय तरीकों को छोड़कर फील्ड ट्रिप, कहानी और चर्चा जैसे सक्रिय तरीकों को अपनाना चाहिए। मूल्यांकन का मकसद बच्चों को आंकना नहीं, बल्कि उनकी कमियों को पहचानकर सुधारना है, जिसके लिए पोर्टफोलियो जैसा टूल सबसे कारगर है। और बच्चों को जानकारी रटाने की बजाय उनसे ओपन एंडेड सवाल पूछकर उनकी सोच को विकसित करना है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली एक बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। एक शिक्षक के लिए असली चुनौती इन तरीकों को जानना नहीं है। असली चुनौती है अपने उस अनुभव को भूलना जिसमें हमें खुद लेक्चर और परीक्षाओं के तरीके से पढ़ाया गया था। एक शिक्षक उस चक्र को कैसे तोड़ता है ताकि वो बच्चों में सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन भर सीखने की असल उत्सुकता जगा सके। ये सवाल इन सभी नोट्स से